चैप्टर 21 खंजर या टालावार। क्रिस्टल के टूटने पर आर्यन के हाथ का निशान चमकता है और उसके कानों में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है, आपने लेवल 5 के म्यूटेंट क्रिस्टल को खोल है। आपको एक लेवल 5 की म्यूटेंट तलवार मिलती है और एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर मिलता है। महारक्षक, मैं अब आगे। आर्यन ये इनाम सुनकर हैरान था क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि एक क्रिस्टल से एक ही हथियार मिलता है और कभी कभी ही उसमें से दो हथियार भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होना काफ़ी कम होता है। फिर आर्यन की नज़र उस तरफ जाती है जहां पर वो क्रिस्टल टूटा था। अब वहां पर 7 बिना रंग की गोलियां नजर आ रही थी। आर्यन ने इन गोलियों के बारे में भी पढ़ा था। इन गोलियों को खाने से किसी की भी लेवल में अंक जुड़ सकते हैं। एक गोली एक अंक बढ़ा देती है, लेकिन आर्यन अब इन सब के सामने वो गोलियां उठाकर नहीं खा सकता था। आर्यन कुछ सोच ही रहा था, इतने में उसके सीने में एक जोर का दर्द हुआ। आर्यन ने देखा तो मुकेश सिंघल ने उनके सीने में एक मुक्का मार दिया था, जिससे उसके मुंह से खून आने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुकेश सिंघल ऐसे आर्यन के सीने में मुक्का मार देगा। सबको तो यही लगा था कि वो पहले उससे वो हथियार लगा और फिर उसको मारेगा, लेकिन उसने अचानक ही आर्यन पर वार करना शुरू कर दिया। एक ही मुक्के में आर्यन की हालत खराब हो गई। जैसे ही मुकेश सिंघल आर्यन पर एक और वार करने वाला था, इतने में वहां पर निशिका चौधरी आ गई और उसने उसका मुक्का अपने एक हाथ से रोक दिया। सभी निशिका चौधरी की ताकत देखकर हैरान थे। वहीं पर विक्रम राठौर ने भी निशिका को ऐसे करते हुए देख लिया। विक्रम राठौर ने धीरे से कहा, अब ये यहाँ क्यों आ गई। फिर विक्रम राठौर जल्दी से उनके पास गया और मुकेश सिंघल को पीछे कर दिया। वो नहीं चाहता था कि मुकेश सिंघल इस एक लड़के के लिए निशिता चौधरी से लड़े। अगर ऐसा होता तो मुकेश सिंघल बुरी तरह से हारता और हो भी सकता है वो मर जाता, लेकिन अभी विक्रम राठौर अपने नए आदमी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों की लड़ाई रोक दी। लड़ाई के रुकने के बाद निशिका चौधरी आर्यन को उठती है और उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो। आर्यन से कुछ कहा नहीं जाता। उसके मुंह से अभी भी हल्का हल्का खून आ रहा था और मुकेश सिंघल के चेहरे पर अभी भी एक भयंकर गुस्सा था। विक्रम राठौर इन सबको शांति से निपटना चाहते थे, इसलिए वो निशिका चौधरी से कहते हैं, अगर ये तुम्हारी टीम से है तो इसको कहो इसको इस क्रिस्टल से जो कुछ भी मिला है वो हमको वापस कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। निशिका भी जानती थी कि आर्यन ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन आर्यन उसकी टीम से था भी नहीं। अभी तक आर्यन ने कोई भी टीम में शामिल होने की नहीं सोची थी, लेकिन फिर भी निशिका आर्यन से पूछती है, तुमको इस क्रिस्टल से क्या मिला। आर्यन एक पल के लिए सोचता है, मुझे इसमें से दो चीज़ मिली है, एक वो तलवार और एक खंजर, लेकिन मैं वो किसी को देना नहीं चाहता। अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो ये मुझे जान से मार देगा। इसके एक ही मुक्के ने मेरी हालत ख़राब कर दी, इसलिए मुझे इन दोनों में से एक चीज़ तो इसको देनी होगी। अगर मैं इसको एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर देता हूँ तो ये और भी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो खंजर ज़्यादा काम का नहीं है। अगर उसका निशाना चूक गया तो ये खंजर बेकार है, इसलिए मैं ये खंजर इसको नहीं दे सकता, मुझे ये तलवार ही देनी होगी। आर्यन ये सब सोचने के बाद निशिका से कहता है, मुझे इस क्रिस्टल से एक तलवार मिली है और वो मैं इसको वापस कर दूंगा। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये बस गलती से हो गया। आर्यन निशिका को सारी बात ऐसे बताता है जैसे इन सब में उसकी कोई गलती ही नहीं है और निशिका भी उसकी बात मान जाती है। पहले निशिका आर्यन से वो तलवार वापस लेती है और उसके बाद निशिका विक्रम राठौर को तलवार दे देती है। तलवार लेने के बाद विक्रम राठौर मुकेश सिंघल को अपने साथ वहां से ले जाता है। जाने से पहले मुकेश सिंघल ने आर्यन को गुस्से से देखा है और वो गोलियां उठाकर विक्रम राठौर के साथ चला जाता है। जाते हुए मुकेश सिंघल मन ही मन आर्यन से बदला लेने की सोच लेता है। आर्यन खुश था क्योंकि उसको एक खंजर तो मिला। वो खंजर एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन आर्यन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसको एक ही बार में कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी, इसलिए आर्यन ने सोच लिया था कि जब तक ऐसी चीज़ ना आए उसके सामने जो उसके लिए ज़रूरी हो, तब तक वो उस खंजर का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर विक्की आर्यन के पास आता है और उससे कहता है, तूने ये क्या किया, तू जानता नहीं कि ये मुकेश सिंघल क्या चीज़ है, ये तुझे बदला लेने की जरूर सोचेगा। तूने इस एक इनाम के चक्कर में दो ग्रुप से पंगा ले लिया है। मुकेश सिंघल से इनाम लेने की वजह से तीसरी ग्रुप में से हर कोई तुमसे नफरत करेगा और दूसरे ग्रुप के लीडर विक्रम राठौर के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो भी तुम पर निगरानी रखेंगे। आर्यन मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अब तो यहाँ मेरे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं, ऐसे में यहाँ पर मैं कैसे रह सकता हूँ। अब जो कोई मुझे देखेगा मुझे मरने की सोचेगा। हालांकि मुझे जो इनाम चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं। अगर वो तलवार मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन इस खंजर से मैं केवल एक ही शिकार कर सकता हूँ और का भी पता नहीं हो या नहीं। फिर आर्यन विक्की से कहता है, सच में यार जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक था, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर विक्की उसकी बात को मान जाता है और उसको उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, इतने में निशिका चौधरी उनको रोकते हैं। निशिका कहती है, ये किस टीम से है, अगर अभी तक इसने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करो दो और कल मुझे इससे मिलना है, तुम इसको अपने साथ मेरे ऑफिस में ले आना। निशिका चौधरी की बात सुनकर विक्की हैरान था, क्योंकि निशिका चौधरी जल्दी किसी से भी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर विक्की ज़्यादा नहीं सोचता है और हाँ में जवाब देता है और कल आर्यन को उसके ऑफिस में लेकर आने की बोलकर आर्यन को वहां से ले जाता है। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन चैप्टर 22 द रूल्स। विक्की आर्यन का इलाज करने के बाद उसको उसके कमरे में छोड़ देता है और उसकी सलाह देता है कि अब जितना हो सके अपने कमरे में ही रहना जब तक ये मामला शांत नहीं हो सकता, और कल तुम निशिका चौधरी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, तुम इसी एक ग्रुप में सुरक्षित रहोगे। महारक्षक, मैं अब आगे। इसके बाद विक्की वहां से चला जाता है और फिर आर्यन अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने नए मिले खंजर को बुलाता है। आर्यन के पास जो किताब थी उसकी वजह से उसको उन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था कि कैसे हथियार मिलते हैं और हम उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे दूसरों को दे सकते हैं और कैसे उनको बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आर्यन इस खंजर को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि ये उसका पहला हथियार था जो उसको मिला था।
आर्यन जब उस खंजर को बुला लेता है तब उसके हाथ में अचानक से एक लाल रंग का 25 सेंटीमीटर का एक छोटा सा खंजर आ जाता है जिसकी धार इतनी तेज थी कि छूने से ही किसी का भी हाथ कट जाए। आर्यन कुछ बार खंजर को घुमाकर देखता है कि वो उसको चला सकता है या नहीं। कुछ देर ऐसे ही खंजर घूमने के बाद आर्यन समझ जाता है कि उसको खंजर चलाना नहीं आता, इसलिए वो खंजर कैसे चला सकते हैं ये सीखने की सोचता है और फिर उस खंजर को वापस अपने अंदर भेज देता है। जैसे ही आर्यन उस खंजर को वापस लेता है तो उसके हाथ का निशान चमक जाता है। अब तक आर्यन समझ गया था कि जब भी उसके पास कोई नई चीज़ आएगी तब उसके हाथ का निशान चमकने लगेगा और जब भी वो किसी चीज़ को अपने अंदर से निकलेगा या वापस अपने अंदर रखेगा तब भी वो निशान चमकने लगेगा। आर्यन सोचता है कि जब कल विक्की उसे मिलने आएगा तब वो उससे पूछ लेगा कि कैसे वो हथियार चलाना सीख सकता है। ये सोचकर आर्यन आराम करने के लिए लेट जाता है और जल्दी ही उसको नींद भी आ जाती है। अगले दिन सुबह जब विक्की उसको लेने के लिए आता है तो आर्यन की नींद खुलती है। आर्यन देखता है कि वो आज फिर काफ़ी देर तक सो रहा था। आर्यन विक्की से कहता है कि वो उसे 5 मिनट दे, वो अभी तैयार होकर आता है। इसके बाद विक्की बाहर ही आर्यन का इंतजार करने लगता है और कुछ ही देर में आर्यन बाहर आ जाता है। आर्यन बाहर आते ही विक्की से कहता है अब चलो भी, अब तुम्हें देर नहीं हो रही। ये बोलकर आर्यन हंसने लगता है। एक तो तुमने लेट कर दिया और ऊपर से मुझे ही बोल रहे हो। अगर निशिका मैडम ने कुछ भी पूछा तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा और उनको बता दूंगा कि तुम कितनी देर तक सो रहे थे। विक्की आर्यन को कहता है और आगे की ओर चलने लगता है। आर्यन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वैसे ये बताओ राघव कैसा है? आर्यन विक्की के पास आते हुए पूछता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ दिनों तक उसे आराम करना होगा, इसलिए वो किसी भी शिकार पर नहीं जा सकता, विक्की कहता है और आगे चलता रहता है। राघव के बारे में जानने के बाद आर्यन के मन में एक सवाल और उठता है तो आर्यन तुरंत ही उसका जवाब पाने के लिए विक्की से वो सवाल पूछ लेता है। आर्यन पूछता है वैसे तुमने मुझे बताया था वो सोनिक पंच के बारे में, उसके बारे में तो मुझे कुछ और बता सकते हो क्या? विक्की आर्यन की ओर देखता है और कहता है ऐसी मार्शल आर्ट सीखना कोई आसान काम नहीं है और ऐसी मार्शल आर्ट कहीं पर भी नहीं मिलती है और हमने भी बेसिक ही मार्शल आर्ट सीखी है, बाद में तुम भी वो सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितना वह सोनिक 5 थी। जैसे ही आर्यन और कुछ बोलने वाला होता है तो विक्की उसको चुप करती हुई कहता है बस अभी और कोई सवाल नहीं, हम पहुंच गए हैं। फिर विक्की एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। वो आवाज़ सुनते ही आर्यन समझ गया था कि वो आवाज़ किसकी थी। अंदर निशिका चौधरी बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी, लेकिन विक्की और आर्यन के आने के बाद निशिका ने वो काम करना बंद कर दिया और उन दोनों को अंदर आकर बैठने का इशारा कर दिया। आर्यन के बैठते ही निशिका चौधरी उसे पूछती है तो बताओ आर्यन तुमने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करने का सोचा है, मैं तुमको उसी ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगी। निशिका की बात सुनकर आर्यन सोचने लगता है कि क्या ठीक होगा और फिर आर्यन बोलता है कि उसे उसी के ग्रुप में ज्वाइन होना है। ये सुनने के बाद निशिका कहती है अच्छा फैसला लिया है तुमने, वैसे भी कल के बाद तुमने अपने काफ़ी दुश्मन बना लिए हैं तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। निशिका की बात सुनकर आर्यन हाँ में सर हिलाता है और उसकी सारी बातें अच्छे से सुनने लगता है। निशिका आगे कहती है अगर तुमको मेरी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इसके कुछ नियम है, अगर तुम वो नियम मान लोगे तो तुम इस ग्रुप में रह सकते हो। फिर आर्यन अपनी आंखें एक बार विक्की की ओर करता है और फिर निशिका की ओर देखते हुए कहता है तो बताओ क्या नियम है। निशिका कहती है कुछ ज़्यादा नहीं, तुम्हें मेरी हर बात मानी होगी और मैं तुमको जिस भी मिशन पर भेजूंगी तुमको जाना होगा और जिस मिशन के लिए मना करूंगी तुमको वो छोड़ना भी होगा और तुम बिना किसी बात के किसी से भी पंगा नहीं लगे। बाकी मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने पर तुम्हें हर किसी से सुरक्षा मिल जाएगी, विक्रम राठौड़ या बहादुर सिंह के ग्रुप में से कोई भी तुम पर हमला करने या और कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सुनकर आर्यन खुश होता है कि अब किसी से भी उसको डरना नहीं पड़ेगा। फिर आर्यन निशिका से कहता है मुझे आपके सारे नियम मंजूर है और मैं वही करूँगा जो आप बोलोगी। आर्यन ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि अगर अगली बार वो कुछ भी गलत कर दे तो निशिका उसको बचाने के लिए आ जाए। वैसे तो आर्यन ने सोच लिया था कि वो जितनी जल्दी हो सके सबसे शक्तिशाली बनेगा, लेकिन ऐसा होने में अभी टाइम था, इसलिए वो अपने काम के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहता था। आर्यन की बात सुनकर निशिका हाँ मैं जवाब देती है और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है और कहती है इसको अच्छे से पढ़ के साइन कर दो, इसमें कुछ और भी नियम है जो मैंने अभी तक बताए नहीं, इसलिए अभी ही इसको अच्छे से पढ़ो और साइन करो ताकि बाद में तुम ये ना बोलो कि तुमको ये तो बताया ही नहीं। फिर आर्यन वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी ओर करता है और उसको पढ़ने लगता है। सर्कल_! च 23 VR गेम। आर्यन वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और उसके बाद उस पर साइन करके निशिका को दे देता है। फिर निशिका उसको लेकर अपने पास रख लेती है और उसकी एक कॉपी निकल के आर्यन को देती है। महारक्षक मैं अब आगे। फिर निशिका कहती है आगे जब भी कोई काम होगा तो तुमको बता दिया जाएगा। आर्यन और विक्की निशिका के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही विक्की कहता है जो मैडम ने कहा वो याद रखना, किसी से कोई पंगा नहीं लेना है। आर्यन हाँ मैं सर हिलता है और विक्की के साथ वहाँ से जाने लगता है। चलते हुए आर्यन विक्की से पूछता है वैसे यहाँ कोई है जो मुझे हथियार चलाना सीख सके? विक्की आर्यन को ऐसे देखता है कि जैसे पता नहीं आर्यन ने क्या ही बोल दिया हो। फिर आर्यन को इतना ही कहता है कि नहीं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद आर्यन हैरान हो जाता है क्योंकि गुरुदेव ने तो कहा था ये जगह सीखने के लिए है, फिर उसका क्या मतलब है? तो तुम सब किसी भी हथियार को चलना सीखते कैसे हो और उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हो जब कोई सीखने वाला ही नहीं है? मैंने ये कब कहा कि कोई सिखाने वाला नहीं है, पर हम उनसे नहीं सीख सकते, हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। खुद से जो मजबूत बनता है वो किसी के सिखाने से नहीं बन सकता। पहले हमें खुद से ही सीखना होता है, जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि किसी से लड़कर जीत सकते फिर हमें किसी और से सीखने को मिलता है, विक्की कहता है। ये क्या बात हुई, अगर कोई पहले सिखाएगा ही नहीं तो कोई मजबूत कैसे बनेगा? आर्यन पूछता है।
तुम अभी यहाँ पर नए आए हो, कुछ दोनों में सब समझ जाओगे, विक्की कहता है और आगे चलता रहता है। लेकिन मुझे सीखना है, मैं कैसे सीखूं, बिना किसी मदद के कैसे होगा, कुछ तो बताओ, आर्यन फिर से पूछता है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम वीआर गेम क्यों नहीं खेलते, उसमें तुम सब कुछ सीख सकते हो, मैंने भी उससे काफ़ी कुछ सीखा है, विक्की बोलता है। आर्यन फिर से कंफ्यूज हो जाता है और पूछने लगता है अब ये वीआर गेम क्या है। फिर विक्की आर्यन को बताता है कि वीआर गेम का मतलब वर्चुअल रियलिटी गेम है, इसमें हम बिना अपने आप को घायल किया कुछ भी सीख सकते हैं, और तुमको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। आर्यन हाँ में सर हिलाता है और विक्की के साथ जाने लगता है। कुछ ही देर में दोनों एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाते हैं। आर्यन देखा है कि वहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई है। फिर विक्की काउंटर की ओर जाता है और अपने लिए और आर्यन के लिए खेलने के पास ले लेता है। विक्की एक पास आर्यन के हाथ पर रखता है और कहता है इससे तुम 1 घंटे तक खेल सकते हो, अगर तुम्हें और खेलना हो तो तुम्हें फिर से पास खरीदना होगा, एक पास की कीमत 100 रुपये है। और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर धरती के पैसे नहीं चलते हैं, इसलिए अच्छे से सोच समझकर पैसे खर्च करना जब भी तुम्हारे पास हो। वो दोनों एक मशीन के पास जाते हैं और पास जाने के बाद विक्की आर्यन से कहता है जैसे तुम पृथ्वी पर गेम खेलते थे वैसे ही इसमें होगा, अपनी एक कोई भी ईद बना लेना और फिर खेलना शुरू कर देना। लेकिन मुझे हथियार चलाना सीखना है, उसका क्या होगा, आर्यन पूछता है। इस गेम के अंदर ही तुमको हर तरह की हथियार मिल जाएंगे जिसको तुम चला कर देख सकते हो कि कौन सा हथियार तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इतने ताकतवर हो कि कोई भी लड़ाई जीत लोगे, इसलिए तुम अभी के लिए आई के साथ खेल सकते हो, उसको तुम लेवल 1 पर कर देना ताकि तुमको सीखने में कोई दिक्कत ना हो, विक्की बताता है और आर्यन को अंदर जाने का इशारा कर देता है। जैसे ही आर्यन उस गेम के अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक छोटी सी मशीन के अंदर गया था, लेकिन अभी वो जहाँ पर था वो एक बड़ा सा खाली कमरा था जो कि पूरी तरह से सफ़ेद रंग से बना हुआ था। आर्यन जब सब कुछ देख रहा होता है तब उसको एक आवाज़ आती है अपनी एड रजिस्टर करें, और फिर आर्यन के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसे अपने लिए कोई नाम लिखना था ताकि वो उस नाम के साथ खेल सके। आर्यन सोचता है कि वो ऐसा क्या नाम रखे जो अच्छा हो। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन उस पर एक नाम लिख देता है जो देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि आर्यन ने अपना नाम इस गेम में लूज़र रखा था। आर्यन ने ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो बस सीखना चाहता था और वो अभी जानता था कि वो किसी से भी ताकतवर नहीं है, और वो जब तक ताकतवर नहीं हो जाता तब तक वो इसी नाम से काम चलाएगा जो कि उसकी असली पहचान है, इसलिए वो ये नाम लिखता है ताकि वो इस नाम को देखकर समझता रहे कि उसे और मजबूत बना होगा, और वैसे भी उसको नाम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाम लिखने के तुरंत बाद वो आवाज़ फिर से आती है, वो आवाज़ कहती है रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ, अब आप अपनी लेवल चुनें। आर्यन विक्की की बात पर ध्यान नहीं देता और उस पर सबसे बड़ी लेवल कर देता है, और इसके बाद वो आवाज़ आर्यन से गेम शुरू करने के लिए पूछती है। आर्यन हाँ में जवाब देता है और फिर 10 से 1 तक की गिनती शुरू हो जाती है। आर्यन देखा है कि अब उसके सामने एक आदमी आ गया है जिसने काफ़ी बड़े और अजीब से कपड़े पहने हुए थे, उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। आर्यन चाहता था कि वो इस लड़ाई से कुछ तो सीख ले, लेकिन जैसा आर्यन सोचता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। गिनती के खत्म होते ही आर्यन को हिलने का भी मौका नहीं मिलता और आर्यन की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। इसी के साथ आर्यन को वो आवाज़ फिर से आती है कि आप इस गेम को हार गए हैं। आर्यन हैरानी से देखा है कि उसके साथ क्या हुआ था। आर्यन ने उस आदमी को हिलते हुए भी नहीं देखा और उसने उसको हरा दिया, वो भी बिना कुछ किया। ऐसा करने पर आर्यन उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लग सकता था कि उसके सामने कौन था जिसने उसको इतनी आसानी से हरा दिया। फिर आर्यन इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी लेवल को कम कर देता है क्योंकि वो जान गया था कि बड़ी लेवल पर खेलने से उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो ना ही कुछ सीख पाएगा, उसे छोटी लेवल से ही शुरू करना होगा, तभी उसके लिए अच्छा होगा। फिर आर्यन अगले मैच के लिए तैयार हो जाता है और इस बार आर्यन ने लेवल 1 पर ही खेलने की सोची थी। और इस बार आर्यन के सामने एक लड़की आती है जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा होता। आर्यन सोच लेता है कि वो इस बार कुछ तो करेगा ही। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन 24 साइड इफेक्ट्स ऑफ द गेम। जैसे ही मैच शुरू होता है आर्यन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं करती और आर्यन की तरफ देखती रहती है। वो लड़की आर्यन की ये देखकर हैरान थी क्योंकि उसने ऐसा नाम किसी का नहीं देखा था। वो लड़की नहीं जानती थी कि ये अपनी ताकत छुपा रहा है या नहीं, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेती और अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन पर हमला कर देती है। महारक्षक मैं अब आगे। आर्यन उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसके लिए बेकार था क्योंकि वो लड़की कुछ ज़्यादा ही तेज थी और देखते ही देखते उस लड़की ने हवा में उछालकर आर्यन के सर पर लात मार दी, जिससे आर्यन की आधी हेल्थ खत्म हो गई। आर्यन उठकर लड़ने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन इतने में उस लड़की का एक और वार काफ़ी था इस गेम को खत्म करने के लिए। गेम खत्म होते ही आर्यन तुरंत उसी सफ़ेद कमरे में पहुंच गया जहां से उसने ये गेम शुरू किया था। इस बार आर्यन घुटनों पर बैठा हुआ था उस सफ़ेद कमरे में। आर्यन खुद पर चिल्लाते हुए कहता है ये क्या मजाक है, मैं ना तो बड़ी लेवल वाले से लड़ सकता हूँ और ना ही छोटी से, ऐसे में क्या फ़ायदा इस गेम का। फिर आर्यन को याद आता है कि विक्की ने उसे क्या कहा था। आर्यन तुरंत ही खड़ा होता है और इस बार वो आई से खेलने की सोच लेता है। वो आई को लेवल 1 पर करके गेम को शुरू कर देता है। इस बार आर्यन के सामने एक रोबोट नजर आ रहा था। आर्यन उस पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट आर्यन के किए हर एक वार को रोक देता है। जब वो रोबोट आर्यन पर वार करता है तो आर्यन की थोड़ी ही हेल्थ कम होती है। इससे आर्यन समझ जाता है कि ये रोबोट इतना मजबूत नहीं है कि वो उसको आसानी से हरा सके। आर्यन इस बात से खुश था कि इस बार उसको कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये सोचकर आर्यन अपनी पूरी जान लगाकर लड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर लड़ने के बाद आर्यन की हेल्थ खत्म हो जाती है और वो वापस उससे सफ़ेद कमरे में आ जाता है, लेकिन इस बार आर्यन निराश नहीं था क्योंकि उसने रोबोट की भी 10% हेल्थ कम कर दी थी। आर्यन सोच लेता है कि कुछ टाइम में ही वो इससे तो लड़ना सीख जाएगा।
इसके बाद आर्यन और कोई मैच नहीं खेलते क्योंकि 1 घंटा पूरा होने में कुछ ही देर बची थी। इसलिए आर्यन वहां पर मौजूद हथियार देखना की सोचता है और फिर वह स्क्रीन वापस बुलाकर उस पर हथियार वाला ऑप्शन खोल देता है। ऐसा करते ही उन सफ़ेद दीवारों पर काफ़ी सारे हथियार नजर आने लगती है। आर्यन ने उतने हथियार तो कभी भी नहीं देखे थे। वहां पर ऐसे ऐसे हथियार रखे हुए थे जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। फिर आर्यन कुछ हथियार को उठाकर उनको चलाने की सोचता है लेकिन वो उनको अच्छे से नहीं चला पाता। फिर आर्यन एक धनुष को उठता है और उस पर एक तीर लगाकर एक निशान लगाने की सोचकर वो चला देता है, लेकिन आर्यन का निशाना काफ़ी खराब था इसलिए आर्यन वो धनुष वापस रख देता है और फिर एक तलवार को उठकर घूमने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसलिए वो उसको भी रखकर वहां पर खंजर ढूंढने लगता है क्योंकि उसे सबसे पहले खंजर चलना ही सीखना था ताकि वो अपने पास मौजूद खंजर का सही इस्तेमाल कर सके। कुछ देर देखने के बाद ही उसको वहां पर कुछ खंजर नजर आने लगते हैं। आर्यन उन खंजारों में से एक खंजर को उठता है जो उसके पास मौजूद खंजर के जितना ही बड़ा था। आर्यन उस खंजर को कुछ बार घूमकर देखा है, वो खंजर वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा उसने अपने खंजर को घुमाया था तब हुआ था। आर्यन उस खंजर को एक पुतले के सीने की ओर फेंकता है लेकिन वो खंजर उसके सीने पर टकराकर नीचे गिर जाता है। आर्यन कुछ बार ऐसे ही करता है और एक बार वो खंजर उस पुतले के सर में लग जाता है। आर्यन इससे भी खुश नहीं था क्योंकि उसने अपना निशाना उसे पुतले के सीने को बनाया था लेकिन उसका निशान तो उसके सर पर लगा। फिर आर्यन सोचता है कि उसे इस खंजर को तो चलाना सीखना ही होगा, अगर वो नहीं सीखेगा तो उसके पास मौजूद खंजर बेकार हो जाएगा। जिस खंजर के लिए उसने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं उसे उसके बदले कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। आर्यन कुछ बार और खंजर को चलाकर देखना चाहता था लेकिन आर्यन को एक आवाज़ आती है जो उसको निराश कर देती है। वो आवाज़ कहती है आपका समय पूरा हो गया, अगर आपको और खेलना है तो अपने पास के टाइम को ज़्यादा करें। इसके बाद 10 से 1 तक की गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही गिनती खत्म होती है आर्यन उसी मशीन के अंदर पहुंच जाता है जहां पर वो था। आर्यन उस मशीन से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि विक्की उसी के सामने खड़ा होकर उसी को देख रहा था। विक्की कहता है तुम्हें ये ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, तुम अपनी हालत देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा बस कुछ ही देर में ही। आर्यन अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरह से पसीने में लटपट नजर आ रहा था। हालांकि उसको उन मैच में से आने पर कोई चोट नजर नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी उसको अपने शरीर में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि वो काफ़ी थक गया है और अब और नहीं खेल पाएगा। लेकिन जब वो उस गेम के अंदर था तो उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। आर्यन गहरी सांस लेते हुए विक्की से पूछता है ये क्या हुआ, मेरे साथ में इतना कैसे थक गया। विक्की आर्यन को समझता है कि इस गेम को खेलने से हमें कोई चोट तो नहीं लगती लेकिन हमारे शरीर को ऐसा महसूस होता है कि हमने ये सब खुद किया है, इससे हमारा शरीर मजबूत होता है और हमारी सहनशीलता बढ़ती है। इसलिए भी तुम्हारा शरीर इतना थका हुआ महसूस कर है क्योंकि इससे पहले तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था लेकिन धीरे धीरे तुमको इसकी आदत हो जाएगी। मुझे ये गेम और खेलना है। आर्यन एक और लंबी सांस लेकर विक्की से कहता है कोई बात नहीं खेल लेना लेकिन अभी नहीं, तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। अगर तुम इस गेम को ज़्यादा खेलोगे तो तुम्हारे दिमाग और शरीर पर इसका गलत असर पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम अंदर से घायल हो जाओ। इसलिए अभी के लिए तुम आराम करो और चाहो तो हर रोज 1 घंटा खेलकर इसको सीख सकते हो। ऐसा करने पर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारा शरीर भी ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें खेलने के लिए पैसे कमाने की सोचनी होगी, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे और अभी तक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इसलिए तुम अभी पैसे कैसे कमाओगे ये सोचो। यहाँ पैसे कमाने आसान नहीं है। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन चा 25 फर्स्ट रियल मिशन। आर्यन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, पैसे मैं कमा लूंगा लेकिन मुझे कोई ऐसा काम तो मिले जो मैं कर पाऊँ। महारक्षक मैं अब आगे। विक्की कहता है तुम्हें इंतजार करना चाहिए, निशिका मैडम तुम्हें जल्दी ही कोई मिशन पर भेजेगी, वहां पर तुम पैसे कमा पाओगे। अभी चलो यहाँ से चलते हैं और तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। फिर आर्यन अपने कमरे में आ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब उसके लिए कोई मिशन आएगा, लेकिन 1 महीने के इंतजार के बाद भी उसे कोई मिशन नहीं मिलता। आर्यन 1 महीने में हर रोज वीआर गेम खेलने जाता था। आर्यन ने गेम खेलने के लिए विक्की से पैसे उधार लिए थे और कहा था जब भी उसको कोई मिशन मिलेगा तो वो उसको करके उसे उसके पैसे दे देगा। आर्यन वीआर गेम में हर रोज खंजर चलाने की प्रैक्टिस करता था और अब काफ़ी हद तक वो खंजर चलाना सीख भी गया था। इस 1 महीने में राघव भी ठीक होकर उनके पास वापस आ गया था। एक दिन आर्यन को पता चलता है कि निशिका चौधरी ने उसे एक मिशन पर भेजने की तैयारी की है, उसे काले तेंदुए के शिकार पर जाना है। इस मिशन में विक्की और राघव भी उसके साथ जाएंगे, इसलिए आर्यन अपने इस पहले मिले मिशन से काफ़ी खुश था। जब तीनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे तब राघव कहता है मैं अभी ही ठीक होकर वापस आया और आते ही मुझे देखो नया मिशन भी मिल गया। अब पता नहीं वहां पर क्या होगा क्योंकि मैंने सुना है काले तेंदुए काफ़ी तेज होते हैं। जब तीनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे तब राघव कहता है मैं अभी ही ठीक होकर वापस आया और आते ही मुझे देखो नया मिशन भी मिल गया। अब पता नहीं वहां पर क्या होगा क्योंकि मैंने सुना है काले तेंदुए काफ़ी तेज होते हैं। आर्यन अपनी आंखें आधी बंद करके कहता है ऐसा क्या है उस तेंदुए में जो उसका शिकार करना इतनी मुश्किल होगा। वो तो अब वहीं जाकर पता चलेगा कि वो कितने खतरनाक है या नहीं। अब जाकर तैयारी कर लेते हैं, पता नहीं वहां पर हमें और क्या क्या मिल जाए, राघव कहता है और उसके बाद तीनों दोस्त अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सारा सामान पैक करने के बाद वो सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सभी इकट्ठे होने वाले थे। इस मिशन में निशिका चौधरी भी उनके साथ जाने वाली थी, इसलिए किसी को इस मिशन पर ज़्यादा खतरा नहीं लग रहा था। सबके आने के बाद वे सब तुरंत ही अपने मिशन के लिए चले जाते हैं। वो जगह काफ़ी दूर थी इसलिए वो सब जितनी जल्दी हो सके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वहां जाने में 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। वो सब एक रेगिस्तान में आ जाते हैं जहां दूर दूर तक रेत के अलावा उनको कुछ भी नजर नहीं आता। निशिका चौधरी की टीम में से एक आदमी कहता है हम इतनी दूर आ गए हैं लेकिन अभी तक हमें वो काला तेंदुआ नहीं दिखाई, इसका मतलब क्या है, क्या वो यहाँ पर है भी या नहीं।
हमें पक्की खबर मिली है कि उसे काले तेंदुए को यहीं पर देखा गया है, इसलिए वो यहीं कहीं होगा, निशिका चौधरी सबको बताती है और आगे चलना शुरू कर देती है। आर्यन अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे था। आर्यन सबसे तेज नहीं था, इसलिए वो राघव और विक्की को भी आगे जाने नहीं दे रहा था। वो बस आराम से उन दोनों से बातें करता हुआ चल रहा था। जैसे ही वो रेत के टीले से नीचे उतरते हैं तो उनके सामने एक भूरी मकड़ी आ जाती है जो कम से कम 2 मीटर बड़ी थी। निशिका सबको चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ पर एक बीस्ट है, सावधान रहना, और भी हो सकते हैं, इसलिए अपने हथियार निकाल लो। इसके बाद निशिका अपनी तलवार से उस मकड़ी के सर को 2 टुकड़े कर देती है। ऐसा करते ही वो मकड़ी तुरंत ही मर जाती है। वो मकड़ी लेवल 1 की प्राइम मकड़ी की थी, इसलिए वो इतनी मजबूत नहीं थी कि निशिका चौधरी का एक भी वार झेल सके। जैसे ही निशिका उस मकड़ी को मारती है, इतने में रेत में से कई सारी मकड़ियां बाहर आनी शुरू हो जाती है। वे मकड़ी 100 से भी ज्यादा थी, इसलिए सभी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्यन भी अपने दोनों हाथ आगे कर लेते हैं। फिर राघव आर्यन को वही भाला देता है जो उसने चमगादड़ों के शिकार के लिए उसकी पहली बार दिया था। आर्यन ने वीआर गेम में भाला चलना भी कुछ हद तक सीख लिया था और अब आर्यन उन मकड़ियों से डर भी नहीं रहा था, क्योंकि निशिका चौधरी ने सबको पहले ही बता दिया था कि ये सब मकड़ियां लेवल 1 पर ही है। लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से सबको उनसे निपटने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। राघव, विक्की और आर्यन एक साथ ही खड़े हुए थे। जो भी मकड़ी उनके पास आती तो उन तीनों में से कोई ना कोई आगे आकर उसको वहीं पर मार देता। इतने दिनों में आर्यन भी समझ गया था कि ये बीस्ट की तरह के एलियन है, अगर उनको वो सब नहीं मारेंगे तो वो उनको ही मार देंगे, इसलिए अब आर्यन को उन्हें मरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। आर्यन ने 5 मकड़ी ही मारी थी, जबकि बाकी के ग्रुप में से सभी ने 10 से भी ज़्यादा मकड़ियों को मार दिया था और देखते ही देखते वहां पर मकड़ियों की लाशों का ढेर हो गया। उन सभी मकड़ियों के मरने के बाद सभी ने उनके क्रिस्टलों को निकाल लिया और उनकी लाशों को इकट्ठा कर लिया। अगर अभी हम वापस भी चलते हैं तब भी हमें इन मकड़ियों के कुछ ऐसे तो मिल ही जाएंगे जो कि हमारे लिए अभी के लिए काफ़ी होगी। अब हमें वो काला तेंदुआ मिले या ना मिले उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विक्की उन दोनों से कहता है। विक्की की बात सुनकर राघव उसको बताता है कि अगर वो काला तेंदुआ मिल जाता है तो अच्छा है, ये सब मिलकर उसको हराएंगे, हमें तो बस इनकी थोड़ी बहुत मदद करनी है। उस काले तेंदुए की वजह से हमें काफ़ी बड़ा इनाम मिल सकता। ये जानने के बाद कि उस काले तेंदुए से उनका क्या क्या मिल सकता है, आर्यन खुश था और सोच रहा था कि तेंदुआ अब उनको जल्दी से मिल जाए। लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं। लगभग 15 दिन उस रेगिस्तान में घूमने के बाद भी उनको वो काला तेंदुआ नहीं मिलता। इन 15 दिनों में उन्होंने कुछ और शिकार कर लिए थे, लेकिन वो सभी या तो लेवल 1 के थे या लेवल 2 के थे। अब सभी की हिम्मत टूटने लगी थी कि उनको वो तेंदुआ मिल भी सकता है या नहीं। सभी वापस जाने की सोचने लगे। निशिका चौधरी ने भी सभी को वापस जाने की परमिशन दे दी और खुद भी उनके साथ वापस जाने लगी। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचे तो उनके सामने 2 काली परछाई आ गई। जब सबने उन परछाइयों को देखा तो काफ़ी लोग घबरा गए, क्योंकि वहां पर एक नहीं 2 काले तेंदुए आ गए थे जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। निशिका सबको बताती है कि इनको हराने में अपनी पूरी जी जान लगा देना, क्योंकि ये लेवल 5 के डेविल बीस्ट है, इनको हराना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद कि ये दोनों लेवल 5 के डेविल बीस्ट है, सब और घबराने लगे। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन 26 थर्ड पार्टी। तेंदुए के आते हैं, सभी घबरा जाते हैं क्योंकि सब ने सोचा था कि वहां पर एक ही होगा, लेकिन एक साथ 2 से लड़ना काफ़ी मुश्किल होने वाला था। ये बात सब जानते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एक साथ उन दोनों से लड़े की सोचे भी। महारक्षक, मैं अब आगे। निशिका चौधरी भी सबको देखते ही समझ गई कि सभी डरे हुए हैं। सभी को हिम्मत देने के लिए निशिका ने कहा, तुम सब उस वाले तेंदुए को मारो, तब तक मैं इसको अकेले संभाल लूंगी। ये सुनते ही सभी हैरानी से निशिका को देखने लगे, क्योंकि एक डेविल बेस्ट से अकेले लड़ना कोई आसान काम नहीं था, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। निशिका चौधरी उनकी लीडर थी, इसलिए वे उसकी बात मानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए सब जल्दी से जल्दी एक तेंदुए की तरफ जाने लगे ताकि उसको मारकर निशिका की मदद की जा सके। निशिका भी दूसरे तेंदुए की ओर चली गई। आर्यन दोनों लड़ाइयों के बीच में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि उसको किसकी तरफ जाना चाहिए। निशिका को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा देर उस तेंदुए से अकेले नहीं लड़ पाएगी, और वही बाकी सब दूसरे तेंदुए को चारों ओर खड़े होकर उस पर हमला कर रहे थे। आर्यन ने निशिका की मदद करने का फैसला लिया और अपना भाला लेकर उस तेंदुए की ओर जाने लगा जहां निशिका उसे लड़ रही थी। जैसे ही निशिका आर्यन को अपने पास आते हुए देखते हैं तो वो उसको रोकने के लिए कहती है, रुक जाओ, अगर तुम इसके पास आए तो तुम एक ही वार में मारे जाओगे। लेकिन आर्यन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना भाला जितनी तेजी से हो सके उसे पर मार देता है। आर्यन वो भाला फेंक कर मारता है। जैसे ही वो भाला उस तेंदुए से टकराता है तो 2 हिस्सों में टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उस तेंदुए पर जरा भी असर नहीं पड़ता। वो वैसे ही निशिका से लड़ता रहता है जैसे पहले लड़ रहा था। ये देखकर आर्यन हैरान था कि उसके भाले ने उस पर जरा भी असर नहीं किया। फिर आर्यन अपने डेविल खंजर को चलाने की सोचता है, लेकिन तुरंत ही आर्यन अपना ये आइडिया रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी ने वो खंजर उसके पास देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि ये उसी क्रिस्टल से मिला होगा और उसने उसको वापस नहीं किया। इसके बदले मुकेश सिंघल लेगा। फिर आर्यन सोचता है कि अगर वो इस खंजर का इस्तेमाल भी कर ले तब भी ये पक्का नहीं है कि वो उस तेंदुए को मार सकता है, इसलिए वो अपना इकलौता खंजर खोना नहीं चाहता था। आर्यन इधर उधर देखता है ताकि उसकी कोई और हथियार मिल जाए, लेकिन इस वक्त सभी अपनी अपनी लड़ाई में लगे हुए थे और कोई भी आर्यन को हथियार नहीं दे सकता था। राघव और विक्की भी आर्यन से दूर थे, इसलिए वो उनसे भी हथियार नहीं ले सकता था। इसलिए आर्यन ने फैसला लिया कि वो बिना हथियार के ही उनसे लड़ने की कोशिश करेगा। आर्यन ने सोच लिया था कि वो उस तेंदुए पर पत्थर उठाकर मारेगा, लेकिन जैसे ही आर्यन कोई पत्थर ढूंढने लगता है तो उसे वहां कोई पत्थर नहीं मिलता। हर तरफ रेत ही रेत और कांटेदार झाड़ियां थी। आर्यन को ऐसा करते हुए देखा निशिका उसे तेंदुए को पीछे करती है और आर्यन की तरफ एक तलवार फेंक दी।
आर्यन वो तलवार जल्दी से उठा लेता है और उस तेंदुए पर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही आर्यन 2 कदम आगे जाता है तो सबको एक खौफनाक चीख की आवाज़ आती है। वो खौफनाक आवाज़ आसमान में से आ रही थी। जब सबकी नज़र ऊपर आसमान की ओर जाती है तो सब दंग हो जाते हैं, क्योंकि आसमान से एक 50 मीटर बड़ी चील उनकी और तेजी से आ रही थी। वो चील इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उन तक पहुंच जाती है। वो चील सबसे पहले निशिका चौधरी पर हमला करने के लिए जाने लगती है। उस लड़ाई के बीच में एक और बीस्ट के आने से सभी घबरा जाते हैं। उन तेंदुए की नज़र भी अब घबराई हुई लग रही थी। वे तेंदुए अब किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। जो भी निशिका के साथ आए थे वो भी अब वहां से पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि वो चील जैसा बीस्ट था ही इतना बड़ा कि कोई भी डर जाए। वो चील तेजी से निशिका की ओर जाने लगी, जैसे कि वो निशिका पर हमला करने वाली थी। इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको उस चील से बचा लिया। जब सबने देखा कि वो कौन था तो सबकी नज़र आर्यन पर पड़ी, जिसने एक हाथ से निशिका का हाथ था और दूसरे हाथ से वो तलवार थी। आर्यन निशिका को पीछे करता है और खुद तेजी से उस चील के सामने चला जाता है। आर्यन वो तलवार उस चील की गर्दन पर मरने की सोचता है। आर्यन एकदम से तैयार था कि जैसे कि वो चील उसके पास आएगी वो उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर देगा। वो तलवार उस पर कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि वो बस लेवल 2 की म्यूटेंट तलवार ही है, इसलिए उसके सामने से हट जाओ, निशिका घबराई हुई आवाज में कहती है। आर्यन ये जाने के बाद भी उस चील के सामने से नहीं हटता। उस चील की नज़र अब आर्यन पर पड़ गई थी। फिर वो चील तेजी से आर्यन पर हमला करने के लिए आती है। उस चील को आर्यन की तरफ जाता हुआ देख राघव और विक्की दोनों की सांस रुक सी जाती है, लेकिन वो सब आर्यन से दूर थे इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वो चील जैसे ही आर्यन को पकड़ने के लिए अपना पंजा आगे करती है, वैसे ही आर्यन अपनी पूरी जान लगाकर दूसरी तरफ कूद जाता है और वो चील अपने सामने आने वाले उस काले तेंदुए को पकड़ लेती है और तुरंत ही उसको 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। उससे तेंदुए को ऐसे मारता हुआ देख सभी घबरा जाते हैं। वो सब उस चील की ताकत का अंदाजा भी नहीं लग पा रहे थे। फिर वो चल उस तेंदुए को वहीं छोड़कर वापस आर्यन की तरफ देखने लगती है और आर्यन दूसरे वाले तेंदुए को देखने लगता है। जैसे कि वो चील आर्यन की तरफ जाने लगती है, आर्यन भी अपनी पूरी जान लगाकर उसे तेंदुए की तरफ भागने लगता है। वो तेंदुआ अपनी तरफ आती हुई चील को देखने लगता है। उससे तेंदुए की नज़र आर्यन की तरफ नहीं जाती, लेकिन उस चील की नज़र बस आर्यन पर ही टिकी हुई थी। वो चील हमला करने के लिए अपने नुकीले पंजे आगे कर देती है। !! च 27 ईगल कॉट एरियन। जब वह चील आर्यन को पकड़ने ही वाली होती है तभी आर्यन फिर से दूसरी तरफ कूद जाता है और इस बार वह चील उस तेंदुए से टकरा जाती है। वो तेंदुआ अपने बचाव में चील पर हमला कर देता है। महारक्षक मैं अब आगे। उस तेंदुए के हमले की वजह से उस चील की एक आंख से हल्का खून आने लगता है। वो चील एक खौफनाक आवाज़ निकलती है जो सबके कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफ़ी थी। वो चील गुस्से में उस तेंदुए पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो तेंदुआ तुरंत ही मर जाता है। उस तेंदुए के मरने के बाद भी वो चील उस पर हमला करती रहती है। उस चील का ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से निशिका सबको पीछे हटने के लिए कहती है। सभी उसकी बात मानकर तुरंत वहां से दूर होने लगते हैं, लेकिन वो चील सबको अपने से दूर जाता हुआ देख लेती है। वो चील फिर से निशिका की ओर जाने लगती है। ये देखकर आर्यन फिर से उसके सामने आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता। उस चील का पंजा आर्यन के एक हाथ में लग जाता है, जिससे उसके हाथ से खून आना शुरू हो जाता है और आर्यन के हाथ की तलवार भी नीचे गिर जाती है। फिर तुरंत ही निशिका सबको कहती है कि इस चील की एक आंख जख्मी हो गई है, सबके पास जो भी अच्छा हथियार है वो इसकी उस आंख पर मारो। निशिका की बात सुनते ही सभी अपने अपने हथियार निकालकर उस चील की आंख पर मरने लगते हैं। उस चील की आंखों से और भी ज्यादा खून आने लगता है। वो चील अपने सबसे पास में मौजूद लड़के यानी कि आर्यन की तरफ देखती है, जो अपने हाथ से निकलते हुए खून को रोक रहा था। वो चील तुरंत ही अपने पंखों को फड़फड़ाती है और आर्यन की तरफ तेजी से जाने लगती है। आर्यन को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। वो चील तुरंत ही आर्यन को अपने पंजों में पकड़ लेती है और सबके देखते ही देखते हवा में उड़ना शुरू कर देती है। वो चील इतनी ऊपर चली जाती है कि किसी का भी हथियार उस तक नहीं पहुंच पाता। सभी बस उस चील को आर्यन को ले जाता हुआ देखते रहते हैं। उस चील के गायब होने के बाद एक आदमी कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? निशिका उसकी तरफ बिना देखे कहती है, हम आर्यन को बचाने के लिए जाएंगे। निशिका उसकी तरफ बिना देखे कहती है, हम आर्यन को बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन उसको बचना मुमकिन नहीं है। वो चील उसको अपने साथ लेकर चली गई है और हमें ये भी नहीं पता कि वो चील कहाँ से आई थी। ऐसे में हम उस लड़के को नहीं ढूंढ सकते। वो आदमी फिर से कहता है। इस बार निशिका को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही उस आदमी से कहती है, अगर तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं उसको वापस लेकर आऊंगी। इतने में विक्की और राघव भी कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। आर्यन हमारा दोस्त था, हम उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुमको क्या लगता है, क्या वो अभी तक जिंदा भी होगा? अभी तक तो उस चील ने उसको खा लिया होगा। वो आदमी कहता है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। तुम सब वापस देव आश्रम चले जाओ और वहां जाने के बाद गुरुदेव को यहाँ पर जो भी हुआ वो सब बता देना, और ये जो भी हमने शिकार किए हैं उनको भी अपने साथ ले जाओ। हम बाद में देख लेंगे कि किसको क्या देना है। फिर निशिका अपने कुछ और आदमियों को भेज देती है और निशिका राघव और विक्की के साथ आर्यन को ढूंढने के लिए चली जाती है। मैं उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। तुम सब वापस देव आश्रम चले जाओ और वहां जाने के बाद गुरुदेव को यहाँ पर जो भी हुआ वो सब बता देना, और ये जो भी हमने शिकार किए हैं उनको भी अपने साथ ले जाओ। हम बाद में देख लेंगे कि किसको क्या देना है। फिर निशिका अपने कुछ और आदमियों को भेज देती है और निशिका राघव और विक्की के साथ आर्यन को ढूंढने के लिए चली जाती है।
निशिका अपने बाकी आदमियों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि सबको यही लगता था कि एक लड़के के लिए सबकी जान को खतरे में डालना ठीक नहीं है, इसलिए निशिका भी उन सबको अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। इसलिए निशिका ने राघव और विक्की को ही अपने साथ लिया क्योंकि उनको आर्यन की चिंता थी और वो आर्यन को सच में ढूंढना चाहते थे। वे तीनों उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरह वो चील गई थी। लगभग 1 घंटे चलने के बाद विक्की निशिका से पूछता है कि क्या तुम इस जगह पर पहले भी आए हो? मैं यहाँ पहले तो नहीं आई, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में पता है। ये जगह पहाड़ी इलाका है और आगे जाकर बड़े बड़े पहाड़ शुरू हो जाएंगे, निशिका विक्की को बताती है। अगर उस चील ने आर्यन को किसी पहाड़ के ऊपर रखा होगा तब हम आर्यन को कैसे ढूंढेंगे? विक्की निशिका से पूछता है। इतने में राघव बीच में बोलता है, तुम शायद भूल गए हो कि मेरे पास सुनहरी चिड़िया है, उसके साथ मैं हवा में उड़ सकता हूँ और मैं उसकी मदद से उन पहाड़ों के ऊपर देख लूंगा कि उन पहाड़ों में से उस चील ने किस पर आर्यन को रखा है और फिर हम उसको बचा लेंगे। निशिका हैरानी से राघव की तरफ देख और कहती है, क्या तुम्हारे पास सच में सुनहरी चिड़िया है? निशिका राघव से ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि उसको आज तक कोई भी उड़ने वाली चीज़ नहीं मिली थी। उसने उड़ने वाली चीज़ों को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि उड़ने वाले जीव काम ही होते हैं जो अपनी सोल किसी को देते हैं। निशिका की बात सुनकर राघव कुछ नहीं कहता और तुरंत ही अपनी सुनहरी चिड़िया को बुलाकर उसको दिखाने लगता है। निशिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, अच्छी बात है कि हमें से किसी के पास तो उड़ने वाली सोल है, लेकिन वो चील भी इन्हीं पहाड़ों में से किसी एक पर होगी। अगर उस चील ने तुम्हें हवा में देख लिया तो वो तुम पर हमला कर सकती है और हवा में उससे बचाना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं कि हवा में उस चील से पंगा लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी चिड़िया के साथ दूर से ही उन पहाड़ों पर नजर रखेगा और जैसे ही मुझे वो चील दिखेगी मैं तुम्हारे पास आकर बता दूंगा कि वो चील वहां पर है और फिर हम सब उस पहाड़ पर जाकर आर्यन को बचाएंगे। इस पर निशिका तुरंत ही हाँ भर देती है और फिर राघव अपनी चिड़िया पर बैठकर हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। निशिका और विक्की राघव को नीचे खड़े होकर देखते रहती है। राघव कुछ पहाड़ों पर घूम घूम कर देखता है कि कहीं पर उसको आर्यन नजर आता है या नहीं, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी ना तो उसको आर्यन दिखता है और ना ही वो चील। इसलिए राघव वापस नीचे आ जाता है और निशिका से कहता है, मैंने काफी जगह पर देख लिया लेकिन मुझे वो चील कहीं नहीं देखी, अब हमें क्या करना चाहिए? हम और आगे चलते हैं, क्या पता आगे जाने पर हमें उस चील का घर मिल ही जाए, निशिका राघव को कहती है। और उसके बाद राघव अपनी चिड़िया को वापस अपने अंदर रखकर उन दोनों के साथ आगे जाने लगता है। काफी दूर जाने पर उनके सामने बड़े बड़े पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। 28 डेविल चिल्ड्रंस। बड़े बड़े पहाड़ों के आने के बाद राघव एक बार फिर अपनी चिड़िया पर बैठकर उन पहाड़ों के ऊपर आर्यन को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार भी उसको आर्यन कहीं नहीं दिखता। महारक्षक, मैं अब आगे। वहीं दूसरी ओर गुरुदेव तक ये बात पहुंच जाती है कि आर्यन को एक चील ने उठा लिया है। ये सुनते ही गुरुदेव घबरा जाते हैं और उनको डांटने लगते हैं जो उन्हें ये बात बताने आए थे। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम किसी का ध्यान रख नहीं सकते तो क्यों किसी को अपने साथ लेकर जाते हो? ये बोलकर गुरुदेव गुस्से में वहां से बाहर आ जाते हैं और कहीं पर जाने लगते हैं। एक बड़े से पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा घोंसला बना हुआ था, उसके अंदर 3 पंछी के बच्चे किसी चीज पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वो पंछी के बच्चे उसी चील के थे जिसने आर्यन को उठाया था और वो बच्चे आर्यन पर ही हमला कर रहे थे। हालांकि आर्यन इस वक्त बेहोश था, लेकिन उन पंछियों के लगातार चोंच मरने की वजह से वो होश में आने लगा था। आर्यन जब अपनी आंखें खोलता है तो एकदम से घबरा कर पीछे हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के एकदम सामने 3 छोटे छोटे बच्चे उसी को देख रहे थे। आर्यन उनको दूर करता है और कहता है, ये कहाँ आ गया मैं? आर्यन का हाथ अभी भी जख्मी था और ना ही उसके पास कोई दवा थी जिसे वो अपने हाथ को ठीक कर सके। वही वो चील के बच्चे आर्यन को ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनके सामने उनका कोई खिलौना हो। जब आर्यन इन बच्चों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा है तो वो कहता है, अरे छोटे प्यारे बच्चों, तुम सब मुझे खाने की सोच रहे हो, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। अपनी माँ से कहना कि अब तुम्हारे लिए कोई और अच्छा शिकार ले आए, इतनी बड़ी जगह में तुम्हारी माँ को मैं ही मिला अपने साथ लाने के लिए। उन बच्चों को आर्यन की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, वो बस आर्यन को उसी तरह देख रहे थे जैसे पहले देख रहे थे। फिर आर्यन इधर उधर देखता है कि कहीं पर वो बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन उसको वो चील कहीं पर भी नजर नहीं आती। इसलिए आर्यन चैन की सांस लेता है क्योंकि वो इन छोटे बच्चों से तो नहीं डरने वाला था। वो सभी छोटे बच्चे 2-2 मीटर के ही होंगे, इसलिए आर्यन को उनसे ज़्यादा डर नहीं था। लेकिन वो तीनों बच्चे उसी खतरनाक चील के थे जिसने 2 डेविल तेंदुओं को एक ही वार में खत्म कर दिया था। इसलिए आर्यन उन बच्चों से दूर रहकर ही उनसे बात कर रहा था। इनकी माँ मुझे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है, शायद वो किसी और शिकार पर गई होगी। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, जब तक उनकी माँ आती है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे क्या मुझे इन बच्चों को मारना चाहिए इनके क्रिस्टल के लिए? वैसे तो बच्चों को मारना गलत बात है, इसीलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। अगर उनकी जगह उनकी माँ होती तो और बात ही। आर्यन ये सोचते हुए उन बच्चों को देखा है। ये बात अलग थी कि आर्यन उन बच्चों को मारने की सोच भी लेता है तब भी वो उनको नहीं मार सकता था क्योंकि वो सभी डेविल चील के बच्चे थे। इसलिए उनका शरीर उतना ही मजबूत था जितना उनकी माँ का था और आर्यन के पास अपने एक खंजर की एक अलावा और कोई दूसरा हथियार भी नहीं था जिसे वो उन बच्चों को मार सके। इसलिए आर्यन ने वहां से जाने का ही फैसला लिया। जैसे ही आर्यन उन बच्चों से दूर जाने के लिए उस घोंसले से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो वापस फिसलकर नीचे आ जाता है क्योंकि उस चील का घोंसला काफी बड़ा और ऊंचा था, इसलिए आर्यन को उस पर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वो अपने एक हाथ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। आर्यन को ऊपर चढ़ता हुआ देख वो तीनों बच्चे आर्यन के पैर को पकड़कर वापस नीचे खींच देते हैं। उनको ऐसा करते हुए देखा आर्यन कहता है, गलत बात बच्चों, ऐसे किसी का पैर नहीं पड़ते, अगर मुझे चोट लग जाती तो? यही संस्कार दिए हैं क्या तुम्हारी माँ ने कि एक भागते हुए भोले भाले इंसान को ऐसे पकड़ो?
आर्यन उनको अपनी स्टाइल में डालते हुए कहता है और इस बार ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे आर्यन की बात मान रहे हैं। आर्यन उनको शाबाशी देता है और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो तीनों बच्चों आर्यन के पैर को पकड़कर वापस नीचे खींच लेते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को ऐसा करने में मजा आ रहा था और आर्यन को अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस घोंसले में उसको कितनी देर हो गई है, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो चील वापस न जाए। आर्यन उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो बच्चों आर्यन की एक बात नहीं मानते। वो हर बार आर्यन को वापस नीचे खींच लेते हैं। लेकिन एक बात अलग थी, जब तक आर्यन घोंसले के अंदर था, जब तक कोई भी बच्चा उस पर हमला नहीं कर रहा था, जब भी वो उस घोंसले से बाहर जाने की कोशिश करता तभी वो बच्चे उसे पकड़ने के लिए आगे आते थे। आर्यन वही नीचे बैठकर सोचता है कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकले, लेकिन जब तक ये शैतान बच्चे यहाँ पर हैं मैं यहाँ से बाहर निकल भी तो नहीं सकता। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि मैं इन बच्चों के सामने से बाहर निकल भी जाऊँ और ये बच्चे मुझे कुछ कर भी नहीं। आर्यन के पास समय काम था, इसलिए वो कुछ सोचने लगता है और फिर उसको एक आइडिया भी आ जाता है जिससे वो उस घोंसला से बाहर निकल सकता था। आर्यन खड़ा होकर उन बच्चों के गोल गोल चक्कर लगने लगता है और वो बच्चे भी फिर आर्यन के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। आर्यन एक दीवार पर थोड़ा चढ़ता है और फिर नीचे उतर जाता है। वो बच्चे भी आर्यन के पीछे पीछे ऐसा ही करते हैं। आर्यन अपना प्लान सक्सेसफुल होते हुए देख खुश होता है और अब लगातार कई देर ऐसे ही घूमता रहता है। फिर आर्यन एक घोंसले की दीवार की तरफ जाता है और उससे थोड़ा ऊपर जाकर खुद ही फिसल जाता है। इस बार वो बच्चे आर्यन जैसा नहीं करते। ये देखकर आर्यन हैरान होता है कि अब वो बच्चे उसके साथ ऊपर जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आर्यन को उन बच्चों को बाहर निकलना भी नहीं चाहता था। उसको तो खुद ही ऐसा करना था, इसलिए वो कई बार ऊपर जाता है और खुद ही नीचे आ जाता। जब उन बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि अब आर्यन उस घोंसले से बाहर नहीं निकल सकता, तो वे तीनों आराम से बैठकर आर्यन को ऐसा करते हुए देखने लगते हैं। आर्यन उनको आराम से बैठा हुआ देख एक बार फिर इस तरह उसी घोंसले की दीवार की तरफ जाता है और इस बार वो फिसलता नहीं, वो सीधे घोंसला के ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस घोंसले के ऊपर जाता है तो उसकी चिक निकल जाती है, क्योंकि वो घोंसला पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ था। आर्यन को उस घोंसले से नीचे देखने पर खाई के अलावा और कोई चीज़ नजर नहीं आती। 29 नो वे होम। आर्यन घबराने लगा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो बड़ी चील कब यहाँ आ जाएगी, और वो घोंसला भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ से उतरना आर्यन के लिए मुमकिन नहीं था। महारक्षक, मैं अब आगे। इसलिए आर्यन उन बच्चों के पास वापस जाता है और उनको डांटने लगता है। आर्यन कहता है, तुम सब अपनी माँ को बोल नहीं सकते थे क्या कि कोई ऐसी जगह पर घोंसला ना बनाए जहाँ से उतना आसान ना हो। लेकिन उन बच्चों को आर्यन की एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो आर्यन को ही देखे जा रहे थे। मैं भी किन से बात कर रहा हूँ, इनको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मुझे ही यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आर्यन उन बच्चों की तरफ देखते हुए सोचता है। वही एक तरफ गुरुदेव उस मशीन के पास जाते हैं जिससे वो बात किया करते थे। गुरुदेव उस मशीन को बताते हैं कि आर्यन को एक चील उठाकर ले गई है और हम उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये काफ़ी गलत हुआ आर्यन, हमारी एक उम्मीद थी वो टूट गई। अब लगता नहीं है कि अभी तक वो जिंदा भी होगा। अगर उसके पास वो शक्तियाँ होती तो शायद वो बच जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। उस मशीन से शांत आवाज़ में कोई कहता है। ये सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं, हम उसे हमारी जिम्मेदारी पर लाई थी, ऐसे में हम उसे मरने नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर हर रोज कितने लोग मरते होंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास एक और उम्मीद बाकी है। आप वीर की सुरक्षा बढ़ा दीजिए। उसको कुछ हो गया तब शायद हम नहीं बच पाएंगे। ये तो हमें पहले ही पता था कि इन दोनों में से कोई एक ही आगे निकल पाएगा। उस मशीन कोई कहता है, और वो सुनने के बाद गुरुदेव उस मशीन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। गुरुदेव आर्यन को बचाना चाहते थे, इसलिए वो उस मशीन के सामने बोलते हैं, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। वीर के साथ साथ आर्यन भी मेरी जिम्मेदारी है, और जितना वीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही आर्यन भी है। काफ़ी देर तक उस मशीन से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर जैसे ही गुरुदेव वहाँ से जाने लगते हैं तो वो मशीन उनके पीछे से बोलती है, तो ढूंढ लीजिए आर्यन को, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हमारे पास वीर तो है ही। फिर गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। उस पहाड़ी इलाके में राघव अपनी चिड़िया पर घूम घूम कर थक गया था, लेकिन उसे आर्यन कहीं भी नजर नहीं आया। अब तो विक्की की भी हिम्मत टूटने लगी थी। वो सब काफ़ी देर से आर्यन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको आर्यन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। राघव एक बार फिर उन दोनों के पास आ जाता है। राघव कहता है, अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? इनमें से किसी भी पहाड़ पर ना तो वो चील है और ना ही आर्यन। ऐसे में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि उस चील ने हमारे दोस्त के साथ क्या किया है और वो उसको कहाँ पर लेकर गई होगी। तुम चिंता मत करो, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। हम 2 दिन और उसको ढूंढेंगे। अगर फिर भी हमें वो नहीं मिलता है तो हम वापस चलेंगे। निशिका उन दोनों की तरफ देखती हुई कहती है। आर्यन ने सबसे ज़्यादा समय विक्की के साथ बिताया था, इसलिए विक्की को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। मैंने अपनी टीम के साथ ये संदेश गुरुदेव तक पहुंचा दिया था कि आर्यन को मदद की ज़रूरत है, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर हमारी मदद के लिए आते ही होंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो मुझे लगता है कि वो आर्यन को जरूर ढूंढ लेंगे। निशिका एक उम्मीद भरी आवाज़ में कहती है। मैंने अपनी टीम के साथ ये संदेश गुरुदेव तक पहुंचा दिया था कि आर्यन को मदद की ज़रूरत है, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर हमारी मदद के लिए आते ही होंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो मुझे लगता है कि वो आर्यन को जरूर ढूंढ लेंगे। निशिका एक उम्मीद भरी आवाज़ में कहती है। वैसे तुम तो आर्यन के साथ ज़्यादा देर तक भी नहीं रही हो, फिर तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रही हो? विक्की निशिका से पूछता है।
उसने मेरी 2 बार जान बचाई है, जबकि ना तो उसे ठीक से लड़ना आता है और ना ही उसके पास कोई हथियार है, फिर भी उसने मेरी जान बचाई और मेरी जान बचाने के लिए ही वो उस चील के सामने आया था। और अब जब तक मैं आर्यन को ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं वापस नहीं जा सकती, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकती हूँ। अगर मैं यहाँ रुकी तो देव आश्रम में मेरी टीम को संभालने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हम 2 दिन तक लगातार आर्यन को ढूंढेंगे, निशिका उन दोनों से कहती है। फिर विक्की निशिका से कुछ नहीं पूछता और चुपचाप आगे चलता रहता है। मुझे लगता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। उस तरफ यहाँ के सबसे बड़े और ऊंचे पहाड़ है, जहाँ तक मुझे लगता है कि उस चील ने अपना घर उन्हीं पहाड़ों में से किसी एक पर बनाया होगा। निशिका उन दोनों से कहती है और आगे जाने लगती है। वो दोनों निशिका से कोई सवाल नहीं पूछते और चुपचाप उसके पीछे चले जाते हैं। आर्यन उस घोंसले में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ से कैसे भी बाहर निकलेगा का फैसला कर लिया, लेकिन काफ़ी देर देखने के बाद भी उसे ऐसा कोई तरीका नहीं मिला जिससे वो इस घोंसले से बाहर जा सके, और ना ही वो उन बच्चों को कुछ कर सकता था। आर्यन एक बात से खुश था कि वो चील अभी तक वहां नहीं आई है, इसलिए उसके पास अभी भी एक मौका है यहाँ से जिंदा बचकर जाने का। आर्यन उन बच्चों की तरफ देखता है जो इस वक्त सो रहे थे। अब इतना वक्त उनके साथ रहने के बाद आर्यन को उन बच्चों से कोई डर नहीं था, लेकिन उनकी माँ से आर्यन को अभी भी डर लग रहा था। आर्यन एक बार फिर घोंसले के ऊपर जाता है और देखता है कि वो कहीं पर जा सकता है या नहीं, लेकिन इस बार भी उसको चारों तरफ खाई के अलावा और कोई चीज़ नजर नहीं आती। आर्यन एक लंबी सांस लेता है और वापस नीचे उतर जाता है। नीचे आने के बाद आर्यन उन सोते हुए बच्चों को देखा है। वो बच्चे भी अभी उड़ नहीं सकते थे। अगर वो उड़ पाती है तो आर्यन उन पर बैठकर वहां से चला जाता, लेकिन अभी आर्यन ऐसे नहीं कर सकता था। वो बच्चे दिखने में जरूर छोटे थे, लेकिन उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। आर्यन चाहकर भी उनके साथ वो सब नहीं कर सकता था जो वो सोच रहा था। इसलिए आर्यन को यहाँ से बाहर निकलने का कोई और ही रास्ता सोचा था, लेकिन आर्यन को वहाँ पर कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था जिससे वो सुरक्षित उस घोंसले से बाहर जा सके और फिर अपने घर जा सके। चतुर्थी आसमान से गिरे खजूर में अटाके। महारक्षक मैं अब आगे। आर्यन ज़्यादा देर उस घोंसले में नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो बार बार उसे घोंसले से निकलने की कोशिश करता है। आर्यन को उस घोंसले के अंदर उस बड़ी चील के कुछ पंख नजर आते हैं जो देखने में काफ़ी बड़े थे। पंखों को देखते ही आर्यन को एक आइडिया आ जाता है। फिर आर्यन एक पंख को उठकर वापस घोंसले के ऊपर चढ़ जाता है। आर्यन उस पंख को नीचे की ओर फेंक देता है। पंख को फेंकने के बाद आर्यन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पंख धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था, जैसे आमतौर पर बाकी पक्षियों के पंख हवा में धीरे धीरे आते हैं। एक बार फिर आर्यन नीचे जाकर कुछ पंख उठाकर उनको ऊपर ले आता है और उन पंखों को दोनों ओर से पकड़कर उन्हें घुमा देता है ताकि वो उसके लिए पैराशूट का काम करें। वैसे तो इस काम में काफ़ी खतरा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए आर्यन उन बच्चों की तरफ देखकर बाय करता है और नीचे कूद जाता है। आर्यन को घोंसले में काफ़ी देर हो गई थी और उसे पता था कि वो चील कभी भी वहां आ सकती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से जाना ही ठीक होगा। इसलिए आर्यन बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाता है। जैसा कि आर्यन ने सोचा था, वो पंख वैसे ही उसको धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर जाने लगता है। आर्यन अभी काफ़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वो अंदाजा लगता है कि उसे इस स्पीड में नीचे जाने में काफ़ी समय लग जाएगा। जब आर्यन खुश हो ही रहा होता है, इतने में वहां पर हल्की हल्की हवाएं चलनी शुरू हो जाती है जो उस पंख को आगे की ओर उड़ने लगती है। वो हवाएं धीरे धीरे तेज होने लगती है, जिससे आर्यन तेजी से नीचे की बजाय वापस हवा में आगे की ओर जाने लगता है। आर्यन के हाथ भी दर्द होने लगे थे, क्योंकि उन पंखों को पकड़े रखना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अभी आर्यन उनको छोड़ने की गलती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी आधे रास्ते में भी नहीं आया था और अभी वो गिरता है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। आर्यन पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो हवा की वजह से उस घोंसले से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया है और अभी भी उस घोंसले से दूर ही जा रहा है। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर जाकर रुकेगा, इसलिए आर्यन उन पंखों को कसकर पकड़ लेता है। आर्यन पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो हवा की वजह से उस घोंसले से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया है और अभी भी उस घोंसले से दूर ही जा रहा है। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर जाकर रुकेगा, इसलिए आर्यन उन पंखों को कसकर पकड़ लेता है। लंबे समय तक उड़ने के बाद आर्यन खुद को कोसने लगा था कि क्यों उसने ये रास्ता चुना जिसकी वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है। अचानक से हवा का रुख और ज़्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से आर्यन एक बड़े से काले पहाड़ की ओर जाने लगता है। आर्यन खुद को उस पहाड़ से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा के आगे कुछ भी नहीं कर पाता। आर्यन बस उस पहाड़ से टकराने ही वाला था, तभी आर्यन को वहां एक सुरंग नजर आती है जो देखने में छोटी और गोल थी। आर्यन सोचता है अगर मैं उस सुरंग के अंदर चला जाऊं तो शायद मैं सुरंग के रास्ते इस पहाड़ से नीचे उतर सकता हूं। लेकिन वो सुरंग नीचे की ओर थी और आर्यन पहाड़ के ऊपर ही टकराने वाला था। जैसे ही आर्यन टकराने वाला था, वो उन पंखों को छोड़ देता है और सीधा उस सुरंग की ओर जाने लगता है। जैसे ही आर्यन उस सुरंग के पास जाता है तो वो उस सुरंग को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर नीचे देखा है। नीचे देखने पर उसे गहरी खाई नजर आती है। वो सुरंग उस पहाड़ के बीच में थी, इसलिए आर्यन को अब डर लगने लगा था, क्योंकि अगर वो सुरंग कहीं पर नहीं गई तो आर्यन का मारना पका था। फिर आर्यन हिम्मत करता है और ऊपर की ओर चढ़ के उस सुरंग के अंदर चला जाता है। उस सुरंग के अंदर जाते ही आर्यन फिसलना शुरू कर देता है और फिसलते हुए वो उस सुरंग के अंदर ही जाता रहता है। वो सुरंग काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, इसलिए आर्यन को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर से फिसल रहा है। अचानक से वो सुरंग खत्म हो जाती है और आर्यन सीधा नीचे की ओर जाकर गिरता है, जिससे उसके एक पैर पर चोट लग जाती है। नीचे गिरने के बाद आर्यन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहाँ हल्के अंधेरे के अलावा और कोई चीज़ नजर नहीं आती। उस गुफा में इतनी रोशनी तो थी कि उसे आसपास की चीज़ नजर आ जाए, इसलिए आर्यन वो सुरंग को देखता है जिससे वो आया था। ऊपर देखने के बाद आर्यन निराश हो जाता है, क्योंकि वो रास्ता जिससे वो आया था वो उस रास्ते से वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वो कम से कम 25 फुट ऊपर था और वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी जिससे वो उस सुरंग तक पहुँच भी सके।
कैसी भी अगर वो उस सुरंग तक पहुंच भी जाता है तब भी उसे पता था कि वो उस सुरंग के रास्ते से बाहर नहीं जा सकता। पहले तो उस सुरंग के आगे खाई है और दूसरा उस सुरंग में चढ़ना आसान काम नहीं होगा। फिर आर्यन कहता है आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, मैं उस चील के घोंसले से तो बच गया लेकिन अब यहाँ से कैसे बचूं। आर्यन इधर उधर देखकर खड़ा होता है और एक तरफ जाने लगता है ताकि उसे कोई तो रास्ता मिल सके जिससे वो उस गुफा से बाहर निकल सके। आर्यन के पैर में चोट लगने की वजह से वो अब तेजी से भी नहीं जा पा रहा था, इसलिए आर्यन धीरे धीरे ही आगे की ओर जाता है। आर्यन जैसे जैसे आगे की ओर जा रहा था वैसे वैसे गुफा के अंदर रोशनी तेज होती जा रही थी, लेकिन वो रोशनी सफ़ेद नहीं थी बल्कि नीले रंग की थी। गुफा की दीवारें नीले रंग में चमकने लगी थी। जब आर्यन उन दीवारों को देखकर हैरान हो ही रहा था तभी उसे एक तालाब नजर आता है जिसके अंदर से एक दो मुंह का कछुआ बाहर आता है जो देखने में काफ़ी बड़ा था। वो कछुआ उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ से वो रोशनी आ रही थी। वो कछुआ देखने में इतना खतरनाक था कि आर्यन की उसके पीछे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर आर्यन सोचता है क्या पता ये कछुआ इस गुफा से बाहर ही जा रहा हो। जाने से पहले आर्यन उस पानी को पीने की सोचता है, लेकिन जब वो उस पानी को देखा है तब वो रुक जाता है क्योंकि वो पानी भी नीले रंग का था और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे पीना उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आर्यन पानी पीने का इरादा छोड़ देता है और उसे तरफ जाने लगता है जिस तरफ वो कछुआ गया था। आर्यन उस कछुए का पीछा करता है तब वो देखता है कि वो कछुआ कितना खतरनाक नजर आ रहा है। वो कछुआ काले रंग का था और कम से कम 20 फीट जितना बड़ा था। वो चलते हुए गुफा की दीवारों से टकरा रहा था। महारक्षक मैं अब आगे। आर्यन को उसके पीछे करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि कछुए के टकराने की वजह से कुछ पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगे थे। आर्यन को डर था कि कहीं कोई पत्थर उसके ऊपर आकर ना गिर जाए, इसलिए आर्यन उस कछुए से अपनी दूरी बनाकर उसका पीछा करता है। काफ़ी दूर चलने के बाद उस गुफा की दीवारें और भी ज़्यादा नीली चमकने लगती है और फिर एक हल्की हल्की सुगंध उस गुफा के अंदर फैलने लगती है। उस खुशबू को सूंघने के बाद आर्यन का मन उस चीज़ को देखने का था जिससे ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन आर्यन उस कछुए से पहले जाकर भी वो चीज़ नहीं देख सकता था कि वो खुशबू किस चीज़ से आ रही है, इसलिए उसे इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है था। आर्यन को चलते हुए ऐसा लग रहा था कि वो दो मुंह का कछुआ आपस में कुछ बात कर रहे हैं। आमतौर पर तो कछुआ धीरे ही चलते हैं लेकिन ये वाला काफ़ी तेज था। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद आर्यन को वो खुशबू और ज़्यादा मदहोश करने वाली लगने लगती है। फाइनली आर्यन देखता है कि वो खुशबू किस चीज़ से आ रही है। जब आर्यन देखता है तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुशबू एक फूल से आ रही थी। वो फूल हल्का नीले रंग में चमक रहा था और देखने में किसी बड़े फुटबॉल जैसा नजर आ रहा था जो धीरे धीरे खिल रहा था। वो कछुआ भी उस फूल के पास जाकर बैठ जाता है और उसको ही देखने लगा। आर्यन एक पत्थर के पीछे बैठकर इंतजार करता है कि ये कछुआ आखिरकार कर क्या रहा है, लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। आर्यन को नज़र तो नहीं आता लेकिन उसे गड़गड़ाने की आवाज़ जरूर आने लगती है। वो आवाज़ गुफा के दूसरी तरफ से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनने के बाद मानो वो कछुआ उसे तरफ गुस्से में देखने लगा हो। वहां से एक बड़ा सा सांप तेजी से आ रहा था। वो सांप हल्के भूरे रंग का था जिस पर काले धब्बे नजर आ रही थी। आर्यन जब उसको देखता है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो काले धब्बे नहीं थे बल्कि उसकी जगह उसे पर छोटे और नुकीले काले सींग नजर आ रहे थे। उस सांप के मुंह के आगे दो दांत बाहर निकले हुए थे जो उसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहे थे। वो सांप कुछ देर में अपनी जीभ को बाहर निकलता है और वापस अंदर कर लेता, और वो सांप किसी रेल से काम नहीं था। कहीं मैं किसी बड़े खतरे में तो नहीं आ गया। मुझे लगा था कि ये कछुआ मुझे बाहर निकालेगा लेकिन इसने तो उल्टा मुझे फंसा दिया। अब एक तरफ ये कछुआ है और दूसरी तरफ ये सांप है। अगर मैं इस पत्थर के पीछे नहीं छुपा होता तो अब तक इस सांप ने मुझे खा लिया होता। अब तो मैं फंस गया। इस खुशबू के चक्कर में मुझे इसका पीछा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये दोनों बीस्ट यहाँ पर कर क्या रही है और ये इस पहाड़ पर आए तो आए कैसे? आर्यन उस पत्थर के पीछे बैठे बैठे सोचता है और उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखता रहता है। आर्यन को लगा था कि ये दोनों आपस में लड़ने वाले हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि ये दोनों उस फूल के देखने लगे। आर्यन फिर उस फूल को देखता है और सोचता है आखिरकार इस फूल में ऐसा भी क्या है जिसके लिए ये दोनों बड़े बीस्ट इंतजार कर रहे हैं। ये फूल तो उनके दांतों में ही अटक जाएगा, ये इतने बड़े जो है। धीरे धीरे वो खुशबू और भी ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो वो गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन जिस जगह पर अभी आर्यन था वो किसी बड़े होल से काम नहीं थी जिसमें वो सांप और वो कछुआ आराम से आ गए थे और फिर भी इतनी जगह बाकी थी कि कई जहाज खड़े किए जा सकते थे। आर्यन सोचता है अगर ये खुशबू ऐसे ही बढ़ती रही तो मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। मुझे ये खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि मन कर रहा है इस फूल को अपने साथ ही ले जाऊं, लेकिन इन दोनों के होते हुए मैं इसको छू भी नहीं सकता। आर्यन जब ये सोच ही रहा था तभी उस फूल का एक पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। फिर एक और पत्ता, फिर उसके बाद एक पत्ता और ऐसे ऐसे कर उस फूल के धीरे धीरे पत्ते टूटकर भाप बनने लगते थे। आर्यन अब और भी ज़्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार इस फूल को ऐसा भी क्या हो गया जिससे ये ऐसे टूटने लगा है। चलो टूटा तो कोई बात नहीं, पर भाप कैसे बन रहा है? आर्यन देखता है कि उस फूल के पत्ते टूटने पर उस कछुए के एक एक मुंह से पानी नीचे गिरने लगा है। क्या ये कछुआ इस फूल को खाने की सोच रहा है? अगर ये उस फूल को खाने की सोच रहा है तो वो उसको खा क्यों नहीं रहा? अगर ये ज़्यादा देर इंतजार करेगा तो ये फूल ऐसे ही टूटकर हवा में मिलता रहेगा, फिर इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आर्यन सोचता है। उस फूल के काफ़ी पत्ते नीचे गिर गए थे लेकिन फिर भी उस पर काफ़ी पत्ते नजर आ रहे थे। उस फूल के एक पत्ते के हटने पर आर्यन को उसके अंदर एक नीले रंग की गेंद नजर आती है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा चमक आ रही थी, और इस गेंद के निकलने पर उस पूरी गुफा में एक ऐसी खुशबू फैल जाती है जो किसी को भी मदहोश करके रख दे। लेकिन वो गेंद अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी, इसलिए वो दोनों बीस्ट उसके पास नहीं जाती बल्कि अब एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं, मानो वो एक दूसरे से ये बोल रहे हो कि यहाँ से चले जाओ।
लेकिन उन दोनों में से वहां से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। आर्यन सोचता है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं तो ये गुफा टूटकर गिर सकती है, अगर नहीं लड़ते हैं तो ये देखना मजेदार होगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा ताकतवर है जो बिना लड़े ही जीत जाएगा। डॉट 32 नहीं 3। जब आर्यन सोचता है कि ये लड़ेंगे या नहीं, फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर आर्यन को विश्वास ही नहीं होता कि ये सच भी है। महारक्षक मैं अब आगे। जब वो दोनों बीस्ट आपस में लड़ने ही वाले थे, इतने में वो दोनों बीस्ट लड़ना छोड़ के एक तरफ देखने लगते हैं। आर्यन हैरानी से उनको देखता है। अब इनको क्या हो गया, ये लड़ क्यों नहीं रहे हैं, और उस दीवार में ऐसा भी क्या है जो ये दोनों उस तरफ ऐसे देखने लगे हैं। आर्यन सोचता है और धीरे से एक दूसरे बड़े पत्थर के पीछे चला जाता है जो उन दोनों से दूर था। आर्यन उनसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था, क्योंकि अगर उनकी लड़ाई भी हो तो भी उसको कुछ ना हो। उस गुफा में एक और आवाज़ आने लगती है, और इस बार ये किसी बीस्ट की नहीं बल्कि गुफा के टूटने की आ रही थी, और वो दोनों बीस्ट भी उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन उनके बीच में एक दीवार थी। आर्यन सोचता है ये कैसी आवाज़ है, क्या कोई इस तरफ आ रहा है जिसकी वजह से गुफा ही टूट रही है, और ऐसा क्या आ रहा है जिससे ये दोनों बीस्ट ही डर रहे हैं। वहीं दूसरी और गुरुदेव, निशिका, विक्की और राघव तक आ गए थे। आते ही उन्होंने आर्यन के बारे में पूछा। जब उनको पता चला कि अभी तक उनमें से किसी को भी आर्यन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है तो वे निराश हो गए और उनके साथ उस तरफ जाने लगे जिस तरफ वो पहले जा रहे थे। गुरुदेव के आने के बाद अब उनमें से किसी को भी किसी भी चीज़ का खतरा नहीं था। अब उनके सामने वो चील भी आ जाए तब भी वो मिलकर उसको हरा सकते हैं, इसलिए अपनी पूरी हिम्मत लगाकर सभी उस तरफ जाने लगे। जैसे ही वो आगे जाते हैं तभी उनको उसी चील की आवाज़ आती है। उस चील की आवाज़ से उनको ये पता चल गया था कि वो कहाँ है। फिर सभी उस तरफ चले जाते हैं। उनको वो चील नज़र भी आ जाती है। वो देखते हैं कि वो चील वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ के ऊपर गई है। नीचे से देखने पर कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि आर्यन ऊपर है या नहीं। अगर आर्यन ऊपर हुआ तो मैं उसको अपने साथ ले आऊँगा। गुरुदेव की बात सुनकर राघव कहता है गुरुदेव मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ, मेरे पास भी उड़ने के लिए चिड़िया है जो मुझे ऊपर लेकर जा सकती है। फिर गुरुदेव हाँ मैं जवाब देते हैं और वो दोनों उस पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं। गुरुदेव के पास पंख थे जिसको देखकर राघव भी हैरान हो गया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि यहाँ सब जानते थे कि गुरुदेव कितने शक्तिशाली हैं और उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो उस पहाड़ के ऊपर जाती है तब वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा घोंसला है जिसके अंदर उसी चील के 3 बच्चे हैं और वो चील भी वहीं पर बैठी हुई है, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी उनको आर्यन नजर नहीं आता। आर्यन को वहाँ ना दिखने की वजह से राघव निराश हो जाता है और फिर गुरुदेव राघव को लेकर वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद गुरुदेव सबको बताते हैं कि ऊपर उस चील का घोंसला तो है लेकिन उसके अंदर आर्यन नहीं है। अब ऐसे में हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला हम उस चील को मारकर आर्यन की मौत का बदला ले और दूसरा यहाँ से चले जाए। इतने में राघव कहता है अगर हम उस चील को मारेंगे तब हमें उसके साथ साथ उसके 3 बच्चों को भी मारना होगा, नहीं तो वो बच्चे वैसे ही भूख के कारण मारे जाएंगे। अभी गुरुदेव निराश थे इसलिए वो कहते हैं चलो छोड़ो इस बात को, अभी हम वापस चलते हैं, हमें जो जानना था वो हमने पता कर लिया। आर्यन को उस चील ने खा लिया है और अब हम उस चील को मार भी देते हैं तब भी हमें आर्यन वापस नहीं मिलने वाला, इसलिए बिना लड़ाई के ही वापस जाना ठीक होगा। गुरुदेव की बात सुनकर निशिका कहती है आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, वो चील इतनी कमजोर भी नहीं है कि हम इतनी आसानी से उसको मार सके, इसलिए हमारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। हम बस अब आर्यन को एक अच्छे दोस्त के रूप में याद कर सकते हैं जिसने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई, विक्की कहता है और फिर वो राघव के गले लग जाता है जिससे दोनों की आंखों में पानी आ जाता है। उसके बाद गुरुदेव उन तीनों को लेकर वहां से वापस देव आश्रम की ओर जाने लगते हैं। जैसा उन सब ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनको लगा था कि वो आर्यन को ढूंढ सकते हैं लेकिन उन्हें आर्यन कहीं नहीं मिला और उनको बस ये पता चला कि उस चील ने आर्यन को खा लिया है। देव आश्रम आने के बाद जब बाकी की टीम को पता चला कि आर्यन के साथ क्या हुआ है तब उस टीम का वो आदमी खुश होता है जिसने पहले ही ये बताया था कि आर्यन मर चुका होगा। उस आदमी का नाम राजेश गोयनका था और वो निशिका के पास जाकर कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि वो अब तक मर चुका होगा पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, अगर मेरी बात मानते तो तुम्हें इतने दिन बाहर घूमने नहीं पड़ता। निशिका उस आदमी को घूर कर देखती है और फिर वो चुप हो जाता है। उसके बाद निशिका वहां से चली जाती है और राजेश गोयनका वहीं पर खड़ा होकर मुस्कुराता रहता है। वही गुफा के अंदर वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई थी और एक झटके के साथ वो दीवार टूट गई जिसको वो दोनों बीस्ट देख रहे थे। जब आर्यन ने देखा कि वो दीवार कैसे टूटी है तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो दीवार जिसने तोड़ी थी वो कोई आम बीस्ट नहीं था बल्कि एक ड्रैगन था जो देखने में उन दोनों से भी 2 गुने साइज का था। वो काले रंग का ड्रैगन जिसके बड़े बड़े नुकीले पंजे थे, देखने से ऐसा लग रहा था कि चलते हुए पत्थर को चीर देंगे और ऐसा सच भी था। वो जहां भी कदम रख रहा था वो जगह खत्म होती जा रही थी। उस ड्रैगन को देखने के बाद वो दोनों बीस्ट अब आपस में लड़ने की बजाय उस ड्रैगन पर आंखें लगाकर देखने लगे। आर्यन सोचता है कि क्या अब ये दोनों मिलकर इस काले ड्रैगन को मारेंगे, और ऐसा भी क्या है इस फूल में जिसके लिए ये सभी आपस में लड़ने के लिए तैयार है। जैसा इस ड्रैगन का साइज है मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मिलकर भी उसकी हरा सकते हैं। मुझे इसको देखकर तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले ड्रैगन की याद आने लगी है, जैसे उसमें वो काला ड्रैगन था वैसा ही ये नजर आ रहा है। 33 वर्ल्ड वॉर 3। इतने बड़े ड्रैगन के अचानक से आने की वजह से आर्यन हैरान तो था, लेकिन अब वो इस बात से खुश था कि इन तीनों में से कोई एक ही बचेगा और उसको एक बड़ी और खतरनाक लड़ाई देखने को मिलेगी। महारक्षक मैं अब आगे। वो ड्रैगन आते ही उन दोनों बीस्ट को देखता है और फिर अपनी नज़र उस फूल की ओर कर देता है जिसके अब कुछ ही पत्ते उसके ऊपर बचे हुए थे।
फिर वो ड्रैगन उस फूल की तरफ जाने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों बीस्ट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसके साथ ड्रैगन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता और फूलों के पास जाता रहता है। जैसे ही ड्रैगन फूल से कुछ दूर होता है तभी वो कछुआ जैसा बीस्ट अपने दोनों मुंह से उस ड्रैगन के एक पग को पकड़ लेता है, जिससे ड्रैगन के पंखों से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन रुकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो सांप भी ड्रैगन के दूसरे पंख को काट लेता है, जिसकी वजह से ड्रैगन उन दोनों को देखने लगता है और एक लंबी सांस छोड़ता है, जिसके कारण कुछ ऐसा होता है जिस पर आर्यन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन ने अपनी सांस के साथ एक आग फायर की थी जो उस कछुए को दूर करने के लिए काफ़ी थी। वो कछुआ पीछे तो हो गया था, लेकिन उसके मोटे पत्थर पर कोई असर नहीं आया था। वो आग उसकी शेल को जरा भी तोड़ नहीं पाई थी और फिर वो ड्रैगन फूल को देखना बंद कर देता है और उस कछुए और सांप से लेने के लिए आ जाता है। वो सांप उस ड्रैगन पर जितने हो सके उतने वार करता है, लेकिन मामूली खर्चों के अलावा ड्रैगन पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन उस सांप के जहर की वजह से ड्रैगन की स्पीड जरूर धीरे हो जाती है। ऐसी लग रहा था कि वो ड्रैगन किसी तरह की नशे में हो। वहीं दूसरी ओर उस कछुए के काटने पर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा घायल हो रहा था। ऐसे तो ये लड़ाई बिल्कुल गलत है, एक के ऊपर दो लड़ रहे हैं, ऐसे तो ये ड्रैगन मर जाएगा। इनको ठीक से लड़ना नहीं आता क्या? एक एक करके लड़ो, तब पता चलेगा कि इनमें से बहादुर कौन है। आर्यन उसी पत्थर के पीछे बैठकर उनको देखते हुए धीरे से कहता है। उन तीनों की लड़ाई धीरे धीरे काफ़ी बड़ी होती जा रही थी। वो ड्रैगन एक साथ उन दोनों को मरने के लिए उन पर एक बहुत बड़ी आग छोड़ता है, जिस आग की वजह से वो पूरी गुफा गर्म हो जाती है और आर्यन को भी उस गुफा में पसीने आने शुरू हो जाते हैं। उस आग के कारण वो सांप काफ़ी हद तक जल जाता है, लेकिन वो कछुआ जलने से बचने के लिए अपनी शेल में चला जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये कितना बुरा है यार, अगर ये ड्रैगन ऐसे ही आग छोड़ता रहा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। पल पल इस गुफा का तापमान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इन तीनों से पहले मैं ही मर जाऊंगा। पता नहीं उनकी ये लड़ाई कब खत्म होगी। वो तीनों लगभग 1 घंटे से लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी नहीं जीता था। आर्यन को एक एक मिनट घंटे के बराबर लगने लगती है। मुझे यहाँ से जाना होगा, पता नहीं इनकी ये वर्ल्ड वॉर 3 कब खत्म होगी। आर्यन ने वहाँ से जाने का तो सोच लिया था, लेकिन जब वो जाने लगा तो वो ड्रैगन उस गुफा के गेट से टकरा जाता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर टूटकर उस गुफा के गेट को बंद कर देते हैं। वो ड्रैगन वहां पर रुकता नहीं और वापस उन दोनों बीस्ट की ओर चला जाता है। गुफा के गेट को ऐसे बंद होता हुआ देख आर्यन गुस्से में खुद पर चिल्लाता है, पता नहीं मैं यहाँ आया ही क्यों, इस कछुए के चक्कर में मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। अब मेरा बिल्कुल भी मन इस लड़ाई को देखने का नहीं है, क्योंकि इतनी देर से ये लड़ रहे हैं लेकिन इनमें से कोई मर ही नहीं रहा है। जब एक बार फिर आर्यन उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी के से खुली रह जाती है। वो सांप काफ़ी हद तक जलने की वजह से मरने की हालत में हो गया था और उसके बाद उस ड्रैगन ने बिना कुछ सोच अपने पंजों से उसे फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस सांप ने मरने से पहले उस ड्रैगन को लपेट लिया और अपने नुकीले स्पाइक्स ड्रैगन की चंडी में घुसा दिए, जिससे ड्रैगन की दर्द भरी आवाज़ निकल गई। ड्रैगन ने सांप को अपने से दूर तो कर दिया, लेकिन अभी भी उसके स्पाइक्स अंदर रह गए थे। आर्यन अंदाजा भी नहीं लग सकता कि उस सांप ने मरने से पहले अपना कितना जहर ड्रैगन के अंदर छोड़ दिया है, जिससे ड्रैगन कमज़ोर होता जा रहा है। सांप के मरने के बाद कछुआ बाहर आता है और ड्रैगन की हालत देखकर उस पर हमला करने के लिए आगे चला जाता है। अब इनमें से सांप तो मर गया, ड्रैगन की हालत काफ़ी हद तक खराब हो गई है जहर के कारण, लेकिन अभी तक कछुए को कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी शेल काफ़ी मजबूत है, इसलिए वो बिना रुके ड्रैगन पर हमला कर रहा है और ड्रैगन चाहकर भी उस पर हावी नहीं हो पा रहा। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इन तीनों में से ड्रैगन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन ये कछुआ काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसलिए ये अपने कवच का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। अगर ड्रैगन को जहर नहीं दिया होता तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन कछुए को हरा भी सकता है। आर्यन उनको देखकर सोचता है। वो कछुआ काफ़ी तेज था, लेकिन ड्रैगन उससे भी ज़्यादा तेज था। बस अभी उसकी किस्मत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए जहर के कारण उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी और वो कछुआ इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए उस पर हमला करता है और अपनी तेज और पावरफुल जबड़े से उसको काटने की कोशिश करता है। लेकिन कछुए से एक गलती हो जाती है, वो ड्रैगन को कमज़ोर समझा लेता है। जैसे वो कछुआ उसको काटने के लिए आगे जाता है, इतने में वो ड्रैगन कछुए की तरफ देखता है और अपना पूरा मुंह खोलकर उस कछुए का एक सर पकड़ लेता है और उसको काटने के लिए हिलने लगता है। कुछ झटका भी मरता है उसकी गर्दन तोड़ने के लिए, जिससे उस कछुए की एक गर्दन से खून आने लगता है। जब दूसरा सर पहले वाले की हालत देखता है तो वो ड्रैगन की गर्दन को दबोच लेता है, लेकिन कछुआ कुछ भी कर ले ड्रैगन कछुए की गर्दन नहीं छोड़ना वाला था। दोनों की गर्दन से खून आने लगा था, हालांकि ड्रैगन का खून इतना नहीं आ रहा था जितना उस कछुए का आ रहा था, और एक झटका और ड्रैगन का और उसे कछुए का एक सर ड्रैगन के मुंह में आ जाता है और उस दो मुंह के कछुए का अब एक ही सर बचता है, जिसने अभी भी ड्रैगन की गर्दन को पकड़े हुए था और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको काटने की कोशिश कर रहा है। उसकी गर्दन तोड़ने के बाद ड्रैगन अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करता है और उसे छूटने के लिए अपने निकले पंजे उसकी तरफ करता है, लेकिन वो पंजे कछुए की शेल पर स्क्रैच के अलावा कोई और काम नहीं करते। वो था ही इतना मजबूत और वो कछुआ ड्रैगन की गर्दन को अपनी पूरी की जान लगाकर काटता रहता है। 34 मौत का मंजर। ड्रैगन चाहकर भी अपनी गर्दन को जुड़ा नहीं पाता और इसी का फायदा उठाकर वो कछुआ अपनी पूरी जान लगाकर अपनी गर्दन खींच लेता है, जिससे ड्रैगन की आधी गर्दन कट जाती है और ड्रैगन का काला और हल्का लाल खून नीचे गिरने लगता है। ड्रैगन अपनी पूरी जान लगाकर आग छोड़ता है। महारक्षक मैं अब आगे। वो आग इतनी भयंकर कि कछुए को अपनी गर्दन अंदर करने का मौका ही नहीं मिलता और वो काफ़ी ज़्यादा झुलस जाता है। आग का असर दूर बैठे आर्यन तक होता है और वो भी थोड़ा बहुत जल जाता है, लेकिन वो चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पाता। वो ड्रैगन इतना ज़्यादा घायल था कि उसकी आग उसके मुंह के अलावा उसकी गर्दन से भी निकलने लगी थी, जो उसी को नुकसान पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी ड्रैगन रुकने को तैयार नहीं था और कछुए पर अपनी सारी आग छोड़ने को तैयार था। आर्यन पत्थर के पीछे पूरी तरह छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी उस आग का असर कम नहीं हो रहा था।
ये पागल हो गया है क्या? ऐसा मौत का मंजर मैंने कभी नहीं देखा। ये कछुए के साथ खुद को भी मार लेगा और शायद मुझे भी। मैंने आज तक ऐसा बीस्ट नहीं देखा और ना ही उसके बारे में किसी किताब में पढ़ा है, आर्यन बोलता है। आर्यन की ऊपर उठकर उन दोनों की लड़ाई देखने की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो आग आर्यन के पत्थर तक आ रही थी जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। आर्यन जिस पत्थर के पीछे था वो तो आग की वजह से पहले ही टूट गया था। अगर आर्यन मौका देखकर पहले ही इस बड़े पत्थर के पीछे नहीं आता तो अब तक तो मर चुका होता। लेकिन अब भी आर्यन जिस पत्थर के पीछे था उस पर भी दरार आनी शुरू हो गई थी और अब तो वो दूसरे पत्थर पर भी नहीं जा सकता था। जब आर्यन ने पत्थर पर आती हुई दरार को देखा तो खुद पर चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ आया ही क्यों? इससे अच्छा होता कि मैं कछुए से दूसरी तरफ जाता, तो अब मेरी ऐसी हालत तो नहीं होती। जब आर्यन ये सब सोच ही रहा था तभी ड्रैगन ने आग छोड़नी बंद कर दी। आग के बंद होने के बाद आर्यन को भी उस तरफ देखने का मौका मिल गया। जब आर्यन ने देखा कि वहां पर क्या हुआ है तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। उस कछुए की शेल जो पूरी तरह से मजबूत थी वो टूट गई थी और वो कछुआ अब नीचे गिरकर मरने की हालत में आ गया था और ड्रैगन की इतनी आग छोड़ने की वजह से उसकी गर्दन का घाव और भी गहरा हो गया था जिससे ड्रैगन अपनी गर्दन नीचे रख देता है और अपने सामने पड़े कछुए को देखता रहता है। वो कछुआ अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था। लेकिन जब आर्यन की नज़र दूसरी तरफ गई तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो गया। इतनी आग के बाद भी उस फूल को कुछ नहीं हुआ था और अब उस फूल के सारे पत्ते टूटकर भाप बनकर उड़ गए थे और अब वहां पर एक नीला चमकीला फल आ गया था जो देखने में किसी गेंद के जैसा था और जिस पर गहरी लाइन बनी हुई थी। तो ये सब इस एक फल के लिए हो रहा है जिसके लिए सांप ने अपनी जान दे दी और अब ये कछुआ और ड्रैगन भी एक दूसरे को मरने के लिए अपनी ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं। जो पहले अपनी ऊर्जा इकट्ठी कर लेगा वो अपने सामने वाले को मार देगा और उसे इनाम के रूप में ये फल मिलेगा। लेकिन ऐसा है क्या इस फल में जिसके लिए ये जान देने को भी तैयार है? एक बार के लिए तो आर्यन के मन में उस फल को खुद खाने की इच्छा होने लगी लेकिन तुरंत ही उसने अपना ये विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। पहले तो उसे ये नहीं पता था कि ये फल उसके लिए ठीक है भी या नहीं, और दूसरा अगर वो उस फल को हासिल कर भी ले तब भी वह इस गुफा से बाहर कैसे निकलेगा, और तीसरी और सबसे खतरनाक वो फल उन दोनों के काफ़ी ज़्यादा पास है। अगर मैं उस फल को लेने की कोशिश करूंगा तो उन दोनों में से कोई ना कोई मुझ पर हमला जरूर करेगा, चाहे उनके पास कितनी भी ताकत बची हो। वो इस फल को अपने हाथ से ऐसे ही किसी और कोई पास नहीं जाने देगा। अब बस आर्यन के पास इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि कब उन दोनों में से कोई खड़ा हो और अपने सामने वाले को मार दे। आर्यन ने यहाँ से बाहर निकालने के लिए ये सोचा था कि इन दोनों में से जो भी बचेगा जब वो इस गुफा से बाहर निकलेगा तब वो भी उनके पीछे पीछे इस गुफा से बाहर चला जाएगा। लेकिन इस काम में कितना समय लगेगा उसे ये नहीं पता था और ना ही उसके पास यहाँ पर रुकने के लिए खाना और पानी था, इसलिए आर्यन को जल्दी ही यहाँ से निकलने के बारे में सोचना था। जब उस ड्रैगन की नज़र उस फल पर पड़ती है तब वो उस कछुए को छोड़कर उस फल की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो उस फल की ओर बढ़ता है तभी उस ड्रैगन की चीख निकल जाती है क्योंकि उस कछुए ने एक बार फिर ड्रैगन की गर्दन को पकड़ दिया था। आर्यन ये सब कुछ देख रहा था। आर्यन कहता है ये कितना चालाक है, ये बस इंतजार कर रहा था कि कब ड्रैगन दूसरी तरफ देख और ये हमला कर दे। एक बार फिर वो कछुआ ड्रैगन की गर्दन को काटने में कामयाब हो जाता है। अब ड्रैगन की गर्दन आधी से ज्यादा कटी हुई नजर आ रही थी। गर्दन के छुट्टे ही वो ड्रैगन एक पल का भी मौका उस कछुए को नहीं देता और तुरंत ही उस कछुए की गर्दन को पकड़कर फाड़ देता है और उसी के साथ उस कछुए की दोनों गर्दन कट जाती है जिससे वो कछुआ तुरंत ही मर जाता है। आर्यन उस ड्रैगन की ताकत देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने अकेले ही उन दोनों को हरा दिया जो लगभग उसी की ताकत के थे। लेकिन इन सब में ड्रैगन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और अब ड्रैगन इस फल को अभी नहीं खा रहा था और अब वो आराम से लेटकर अपने आप के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। अब सभी के मरने के बाद ड्रैगन को इस बात का खतरा नहीं था कि कोई उसके फल को खा लेगा, लेकिन अभी भी ड्रैगन में इतनी हिम्मत थी कि वो एक बार फिर से लड़ाई कर सके, इसलिए ड्रैगन उस फल की ओर सर करके बैठ हुआ था। गर्दन को नीचे रखने के बाद भी उस ड्रैगन की गर्दन से उसका खून बाहर आ रहा था। सांप के जहर की वजह से ड्रैगन काफी हद तक नशे में लग रहा था और कछुए की लड़ाई से वो काफी थक गया था और अब उसको आराम की जरूरत थी और वो अभी वही कर रहा था। आर्यन उस ड्रैगन को इतना घायल देखकर सोचता है कि अगर मैं ड्रैगन पर वार करूं तो क्या मैं इसको मार सकता हूं या नहीं। अगर मैंने इसको मार दिया तो मुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे इस ड्रैगन के साथ साथ कछुए और सांप के क्रिस्टल भी हासिल हो जाएंगे और क्या पता ये फल भी मुझे मिल जाए। 35 मौके पर चौका। आर्यन घायल ड्रैगन को देखकर उस पर हमला करने की सोच तो लेता है लेकिन उसे अभी तक इतना विश्वास नहीं था कि वो उसको मार सकता है या नहीं। महारक्षक, मैं अब आगे, अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो मुझे ऐसा मौका अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। मेरे पास एक मौका है क्योंकि मेरे पास एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर मौजूद है जो हो सकता है इस ड्रैगन को मार दे। अगर वो खंजर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये पक्का होगा कि मैं मर जाऊंगा, और वैसे भी मैं इसको नहीं मारूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और फिर मुझे वैसे ही कमजोर के जैसे जीना होगा जैसा मैं पहले जीत आया हूं। इसलिए मुझे हिम्मत करके इस पर अपना वार करना होगा। आर्यन उस पत्थर के पीछे से उस ड्रैगन को देखते हुए सोचता है। ड्रैगन की आंखें इस समय बंद थी और वो अपने घाव को ठीक होने का पूरा समय दे रहा था और आर्यन के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा, ये वो जानता था। इसी बात का फायदा उठाकर आर्यन धीरे धीरे आगे जाता रहता है। आर्यन उस ड्रैगन के सबसे पास वाले पत्थर के पीछे चला जाता है और अपना डेविल खंजर बुला लेता है। आर्यन ने वीआर गेम में काफ़ी मेहनत की थी और अब वो काफ़ी हद तक खंजर चलाने में माहिर हो गया था, लेकिन आर्यन ने खंजर चलाने के साथ साथ निशाना लगाना भी सीखा था और अभी वो दूर से ही उस ड्रैगन पर वार करना चाहता था।
इस ड्रैगन की गर्दन काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई है, अगर मेरा ठीक से निशाना लगा तो इसकी गर्दन पर और गहरा घाव हो जाएगा जिसके बाद इसका बचाना मुश्किल हो सकता है। मुझे उस ड्रैगन के दोनों घाव के बीच में अपना खंजर मारना होगा, तभी वो ड्रैगन मर सकता है। अगर मेरा खंजर गलत लगा तो वो ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं मरेगा, आर्यन सोचता है और उस ड्रैगन की तरफ अपना खंजर घूमने लगता है और फिर एक झटके में अपने हाथ से वो खंजर ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। इस ड्रैगन की गर्दन काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई है, अगर मेरा ठीक से निशाना लगा तो इसकी गर्दन पर और गहरा घाव हो जाएगा जिसके बाद इसका बचाना मुश्किल हो सकता है। मुझे उस ड्रैगन के दोनों घाव के बीच में अपना खंजर मारना होगा, तभी वो ड्रैगन मर सकता है। अगर मेरा खंजर गलत लगा तो वो ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं मरेगा, आर्यन सोचता है और उस ड्रैगन की तरफ अपना खंजर घूमने लगता है और फिर एक झटके में अपने हाथ से वो खंजर ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। शायद आज आर्यन की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, इसलिए उसने जैसा सोचा था वैसा हो गया। वो खंजर सीधा ड्रैगन की गर्दन पर लगा और उसके बाद जो हुआ आर्यन को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो खंजर लगते ही गायब हो गया, लेकिन उस खंजर ने ड्रैगन की गर्दन को काफ़ी काट दिया। अब उसकी गर्दन ऐसी लग रही थी कि मानो एक पतले से तार बंधी हुई हो। खंजर लगने की वजह से ड्रैगन चिल्लाता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ के साथ वो अपनी आग नहीं छोड़ता और अपनी गर्दन को बिना हिलाए आवाज़ निकालता रहता है। अब आर्यन को ये डर था कि अगर उस खंजर के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ या वो बच गया तो वो उसके हाथों मारा जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास एक छोटा सा भी हथियार नहीं है। निशिका की दी हुई तलवार भी पता नहीं उससे कहाँ गिर गई। लेकिन फिर आर्यन को एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो खुशी से कूदने लगता है। वो आवाज़ उसके सिस्टम की थी जो उसको बताती है कि क्या हुआ है। सिस्टम की आवाज़ कहती है, फाइनल लेवल डेविल ब्लड ड्रैगन बीस्ट मर गया, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसके क्रिस्टल को प्राप्त करें। अभी तक आर्यन को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो सच में हो गया। अब उसे इंतजार नहीं हो रहा था उस ड्रैगन की क्रिस्टल को हासिल करके ये पता करने का भी उसे आखिरकार क्या मिलता है। इसलिए आर्यन जल्दी से उसके पास जाता है और उसके दिल के पास चीरने की कोशिश करता है, लेकिन उस ड्रैगन की चमड़ी इतनी सख्त थी कि बिना हथियार के उसे काटना असंभव था और आर्यन इस गुफा में किसी से भी हथियार नहीं ले सकता था। अगर इस गुफा में आर्यन के अलावा कोई आ जाता है तो वो जरूर आर्यन को मारकर इन क्रिस्टल को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जहां एक तरफ आर्यन उन क्रिस्टल को निकालने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक ग्रह पर एक आधा इंसान और आधा जानवर जिसके दोनों कंधे पर दो दो स्पाइक्स निकले हुए थे, वो तेजी से एक बड़े कमरे में जाता है जहां पर एक बड़े सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो उसके पास जाकर उससे कहता है वो दोनों देवग्रह पर आ गए हैं, जिसको सुनकर सिंहासन पर बैठे आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो आदमी आगे कहता है, महामहिमा काल, हमने पता किया है कि उन दोनों को कहाँ पर रखा गया है। मुझे जल्दी बताओ, मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बताओ वो दोनों कौन कौन है। काल एक शांत आवाज में उस आदमी से कहता है, महामहिम, वो दोनों कुछ समय पहले ही देवग्रह पर आए हैं। एक का नाम आर्यन है और दूसरे का वीर। ये बताने के बाद वो आदमी एक पल के लिए रुकता है और फिर कहता है, एक बुरी खबर भी है। उन दोनों में से एक जिसका नाम आर्यन था वो एक मिशन पर मारा गया। ये सुनते ही काल की आंखें हैरानी से खुली रह जाती है और फिर काल अपनी शांत आवाज में कहता है, तो शिकारी खुद शिकार बन गया, और ऐसा होता भी क्यों ना वो बुढ़ा जो उनके पास है। चलो ये भी अच्छा है, मैं उन दोनों में से एक को ही आसानी से अपने पास ला सकता था, और अब जब एक खुद मर गया है तो मेरे लिए उस बचे हुए एक को अपने पास लाना और उसे अपने जैसा बनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं उसको इतना बुरा बना दूंगा कि उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो वही करेगा जो मैं उसे करने को कहूँगा। वो बनेगा मेरा चलता फिरता मौत का सामान जो अपने सामने आने वाले हर किसी को मार देगा। अभी वो छोटा है इसलिए उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, लेकिन मैं उसको उसकी असली ताकत दिखाऊंगा। उसे ऐसा बनाऊंगा कि वो मुझे दुनिया जीतने में मदद करेगा। काल उस आदमी से कहता है और हंसने लगता है। फिर काल उस आदमी से कहता है, मैं देवग्रह जा रहा हूँ, वहाँ हमारे जो भी आदमी हैं उनको ये बता दो और उनसे कहना कि वीर के बारे में जितनी वो खबर निकल सकते हैं वो निकल ले। मुझे उसके बारे में हर एक बात जाननी है। वो आदमी हाँ मैं जवाब देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद काल हंसते हुए कहता है, वो बुढ़ा अपने आप को देवगुरु कहता है और अपने आप को चालाक समझता है। जो उसने मेरे साथ किया उसका बदल मैं उससे लूंगा। मैं उसी के सबसे बड़े हथियार को उसी पर चलाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे बचता है। 36 ट्रेजर। गुफा के अंदर आर्यन ने ड्रैगन को चीर के उसके क्रिस्टल को निकालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उस पर ज़रा भी खरोच नहीं मार पाया। उस गुफा के अंदर का तापमान ज़्यादा था इसलिए आर्यन को पसीने आने लगे, लेकिन आर्यन ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे चिरने की। महारक्षक, मैं अब आगे। आर्यन ने अपने हाथ में एक नुकीला छोटा पत्थर पकड़ रखा था जिससे वो उसको चीर सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब करना बेकार है, मुझे कुछ और सोचना होगा। इन पत्थरों से मुझे इसका क्रिस्टल नहीं मिलेगा। मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इसको आसानी से चीर सके, लेकिन वो क्या हो सकती है। आर्यन इधर उधर देखता है तो उसे उस कछुए की शेल पर खरोच के निशान नजर आते हैं। इसके बाद आर्यन मरे हुए ड्रैगन के पंजे को देखा है जो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा था। फिर आर्यन सोचता है, मुझे इसके पंजे से पहले दूसरे बीस्ट के क्रिस्टल को निकाला चाहिए, फिर क्या पता उससे कोई अच्छा इनाम ही मिल जाए। आर्यन इधर उधर देखता है तो उसे उस कछुए की शेल पर खरोच के निशान नजर आते हैं। इसके बाद आर्यन मरे हुए ड्रैगन के पंजे को देखा है जो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा था। फिर आर्यन सोचता है, मुझे इसके पंजे से पहले दूसरे बीस्ट के क्रिस्टल को निकाला चाहिए, फिर क्या पता उससे कोई अच्छा इनाम ही मिल जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि पहले उन दोनों में से किसका क्रिस्टल निकल जाए। पहले आर्यन सांप की तरफ देखा है, फिर सोचता है ये सांप जहरीला था, इसने इतने बड़े ड्रैगन को ही कितना जहर दे दिया। अगर मैं इसको छूता हूं और मुझे जरा भी इसके नुकीले कांटों से लग गई तो मेरा बचना यहाँ मुश्किल होगा, इसलिए मुझे इस कछुए से शुरुआत करनी चाहिए। इसकी शेल पहले ही टूटी हुई है इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
ये सोचने के बाद आर्यन उस ड्रैगन के पंजे को उठाता है और उसी के पास में पड़े कछुए की शेल पर मरने लगता है। कुछ बार मरते ही कछुए की शेल एक जगह से टूट जाती है और फिर धीरे धीरे करके आर्यन उसको चीरने लगता है। आर्यन ये पहली बार कर रहा था इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इसके अलावा आर्यन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ ही देर में उस कछुए के अंदर से एक काला गोल क्रिस्टल आर्यन के हाथ में आ जाता है, जिसको देखकर आर्यन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर आर्यन उस क्रिस्टल को लेकर एक खुली जगह पर जाता है और आराम से बैठकर उसे तोड़ देता है। जैसे ही आर्यन उसको तोड़ता है आर्यन को अपने सिस्टम की आवाज़ आती है। आपको लेवल 5 डेविल ब्लड कछुए का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। आपको इसके अंदर से एक लेवल 5 डेविल ब्लड कवच प्राप्त हुआ है। जब आर्यन ये सुनता है कि उसे एक कवच मिला है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर आर्यन तुरंत ही अपने कवच को अपने ऊपर बुला लेता है और देखते ही देखते आर्यन का पूरा शरीर एक काले और हल्के लाल कवच में ढक जाता है। इसमें बस है आर्यन की आंखों के अलावा बाकी का सारा हिस्सा कवच से ढका हुआ था। जब आर्यन उस टूटे हुए क्रिस्टल को देखता है तो उसे उसमें छोटी काली 8 गोलियां नजर आती है, जिसको देखते ही आर्यन समझ आता है कि ये क्या काम आती है और फिर तुरंत ही आर्यन उन गोलियों को उठाता है और एक एक करके उनको खानी शुरू कर देता है। आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। आर्यन की स्क्रीन पर ये 8 बार नोटिफिकेशन आती है। इसके बाद आर्यन को अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है। अब आर्यन से रहा नहीं जाता दूसरे क्रिस्टल को देखने के लिए। फिर आर्यन अपने नए मिले कवच के साथ उस सांप की ओर जाने लगता है। सांप के पास जाते ही आर्यन ड्रैगन के पंजे को उठाता है और उसको चीरना शुरू कर देता है। अब आर्यन को उस सांप के जहर का कोई डर नहीं था, फिर भी आर्यन बचाव के साथ उसे चीरता है और कुछ ही देर में एक भूरे रंग का क्रिस्टल आर्यन के हाथ में आ जाता है। इसके बाद आर्यन उस क्रिस्टल को वहीं पर लेकर जाता है जहां पर उसने कछुए के क्रिस्टल को तोड़ा था। जब आर्यन सांप के क्रिस्टल को तोड़ता है तो उसे अपने सिस्टम की आवाज़ एक बार फिर आती है। आपको एक लेवल 5 डेविल ब्लड किंग स्नैक का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। आपको इसके अंदर से एक लेवल 5 डेविल ब्लड तलवार हासिल हुई है। इस बार तो आर्यन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि कवच के बाद उसे एक हथियार भी मिल गया था। ये देखने के लिए कि वो तलवार कैसी दिखती है आर्यन उसे अपने हाथ में बुला लेता है। जैसे ही आर्यन उसे बुलाता है तो आर्यन के हाथ में एक लंबी तलवार आ जाती है। वो तलवार काफ़ी हल्की थी और आर्यन को उसे चलाने में काफ़ी आसानी भी हो रही थी। आर्यन फिर क्रिस्टल में देखता है तो उसमें इस बार 7 गोलियां नजर आती है। फिर आर्यन उनको उठाता है और एक एक करके खानी शुरू कर देता है और उसी के साथ सिस्टम की भी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। आर्यन को ये आवाज़ 7 बार लगातार आती है, जिससे आर्यन की खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आर्यन अपनी नई मिली तलवार की ताकत को देखना चाहता था, इसलिए अब इस बार ड्रैगन को उसके पंजे से नहीं बल्कि अपनी तलवार से चीरना शुरू कर देता है। आर्यन को महसूस हो रहा था कि ये तलवार काफ़ी अच्छी है और इसकी धार भी काफ़ी ज़्यादा तेज है, जो ड्रैगन की चमड़ी को आराम से काट रही है। आर्यन इस काम में कोई जल्दी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आराम से ड्रैगन के क्रिस्टल को निकलता है और वापस वही खुली जगह पर जाकर बैठ जाता है। आर्यन सोच रहा था मुझे कवच भी मिल गया और एक हथियार भी, अब पता नहीं इस वाले क्रिस्टल में मुझे क्या मिलेगा। फिर आर्यन से रहा नहीं जाता और वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। हर बार की तरह आर्यन के हाथ का निशान चमकता है और उसे अपने सिस्टम की आवाज़ आती है। आपको एक फाइनल लेवल डेविल ब्लड ड्रैगन का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। ये सुनते ही आर्यन हैरान हो जाता है और अपनी स्क्रीन को देखने लगता है, क्योंकि आर्यन ने इतना ही सुना था कि लेवल 5 तक के बीस्ट मौजूद है, लेकिन अभी आर्यन को जो मिला था वो शायद 5 से भी ऊपर का कोई था। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर उनको इस बारे में पता होता तो वो अपनी किताब में जरूर लिखते। लगता है इस ग्रह पर मैं पहले इंसान हूँ जिसने एक ऐसे बीस्ट को मारा है जो लेवल 5 से भी ऊपर का है, इसीलिए ये अकेला ही 2 बीस्ट को हराने में सक्षम था। फिर आर्यन क्रिस्टल को देखता है तो उसमें 10 गोलियां मिलती है। आर्यन ये देखने के लिए कि ये गोलियां क्या काम करती है उनको खानी शुरू कर देता है और इसी के साथ आर्यन के सिस्टम में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट प्राप्त हुआ है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट प्राप्त हुआ है। आर्यन को ये आवाज़ 10 बार आती है। इसके बाद आर्यन अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। आर्यन को ऐसा लगता है कि उसकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हो गई है और वो पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। कुछ देर आगे अपनी ताकत को देखने के बाद फिर उसे याद आता है, मैं तो भूल ही गया, मुझे इस फाइनल लेवल क्रिस्टल से कोई और भी इनाम मिला था, मुझे वो भी देखना चाहिए कि वो क्या है। मैंने अपनी हैरानी में ये तो देखा ही नहीं कि मुझे क्या मिला था, कोई हथियार या कवच या और कुछ। चलो देखते हैं कि मुझे इस बार इस फाइनल लेवल क्रिस्टल से क्या मिला है। 37 ए स्पेशल फ्रेंड फाइनल लेवल डेविल ब्लड ड्रैगन क्रिस्टल खोला गया है। आपको इससे एक फाइनल लेवल स्पेशल ड्रैगन मिलता है। महारक्षक मैं अब आगे। ये सुनने के बाद आर्यन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर हैरान। आर्यन अपने नए मिले इनाम को देखने के लिए उसे बुलाता है और देखते ही देखते आर्यन के हाथ की हथेली पर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा आ जाता है, जो देखने में उसी बड़े ड्रैगन के जैसा था जो काले रंग का था। ये सुनने के बाद आर्यन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर हैरान। आर्यन अपने नए मिले इनाम को देखने के लिए उसे बुलाता है और देखते ही देखते आर्यन के हाथ की हथेली पर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा आ जाता है, जो देखने में उसी बड़े ड्रैगन के जैसा था जो काले रंग का था। इस ड्रैगन के छोटे छोटे पंख थे और यह केवल 5 इंच का नजर आ रहा था, जो देखने में काफी प्यार नजर आ रहा था। अब ये कैसा मजाक है मेरे साथ? एक फाइनल लेवल के क्रिस्टल से मुझे ये छोटा सा बच्चा मिला है। चलो कोई बात नहीं, बच्चा मिला तो भी, लेकिन इतना छोटा ये किसी पर हमला क्या करेगा? यहाँ की मक्खियाँ भी इससे बड़ी होगी। पता नहीं अब इस ड्रैगन के बच्चे को बड़ा होने में कितना समय लगेगा, और ये बड़े भी कैसे होते हैं ये भी तो मुझे नहीं पता। आर्यन उस बच्चे को देखते हुए सोचता है। वो बच्चा आर्यन की हथेली पर बैठा आर्यन को देखता रहता है और फिर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंखों को खोलता है और उड़ाने की कोशिश करता है, और फिर वो उड़ता हुआ आर्यन के सर के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगने लगता है और फिर आर्यन के कंधे पर बैठ जाता है और सामने देखने लगता है।
उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको वो जगह पसंद आ गई है और वो उसे ही अपना घर बनाने की सोच रहा है। अब ये क्या बात हुई, मैंने तो सुना था ऐसी सोल से हम उनकी सवारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो ये मेरी सवारी करेगा। अब ये क्या बात हुई, मैंने तो सुना था ऐसी सोल से हम उनकी सवारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो ये मेरी सवारी करेगा। जब आर्यन ने उस ड्रैगन के बच्चे को ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि वो बच्चा सामने की ओर देख रहा है जहां पर वो बड़ा ड्रैगन और कछुए और सांप की बॉडी पड़ी हुई थी। आर्यन को समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहता है, इसलिए आर्यन उसे कहते हैं जाओ खुद पास जाकर देख लो। उस ड्रैगन ने इतना सुनते ही आर्यन के कंधे से उड़कर कछुए की ओर जाना शुरू कर दिया। आर्यन कहता है मेरी बात तो पूरी होने देता, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता और कछुए के पास जाकर उसे खाने लगता है। वो अपने छोटे से मुंह से इतनी जल्दी खा रहा था जैसे वो कोई मशीन हो। अरे आराम से खा, ये सब तेरे लिए ही है, तू चाहे तो तीनों को खा ले, क्योंकि वैसे भी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं इनको नहीं खा सकता। तू सुन भी रहा है मेरी बात, मैं तेरा मालिक हूँ, थोड़ी तो बात मान। आर्यन उस बच्चे को घूर कर देखते हुए कहता है। लेकिन वो बच्चा आर्यन की एक बात नहीं मानता और जल्दी जल्दी उस कछुए को खाता रहता है। अरे तू बस 5 इंच का है, उतना ही खा जितना तू खा सकता है, तू तो अपने साइज से भी ज्यादा खा रहा है, ऐसे तो तू फट जाएगा। आर्यन उस बच्चे को रोकने के लिए कहता है मुझे इसका कोई नाम रखना चाहिए, मैं कब तक इसको तू करके बोलेगा। अब जैसा भी हो अब ये मेरे साथ ही रहेगा और मुझे नहीं पता मैं इस गुफा में कब तक रहने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरा स्पेशल दोस्त है जिससे मैं कुछ तो बात कर सकता हूँ। यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा ही है, और अब मैं अपने इस नए दोस्त का नाम क्या रखूँ। आर्यन एक पत्थर के पास बैठते हुए सोचता है। आर्यन ने आज से पहले किसी का भी नाम नहीं रखा था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस ड्रैगन के बच्चे का वो क्या नाम रख सकता है। काफी देर सोचने के बाद आर्यन एक नाम को फाइनल कर देता है, अब से मैं इसको चैंपियन बोलूंगा। अभी ये छोटा है लेकिन आगे जाकर ये इस बड़े ड्रैगन जैसा बनेगा, तब इसे हारने वाला शायद ही कोई होगा, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही होना चाहिए जो इस पर जचे, इसलिए चैंपियन नाम ठीक है। तुझे ये नाम कैसा लगा चैंपियन, आर्यन अपने ड्रैगन के बच्चे से पूछता है, लेकिन वो आर्यन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उस कछुए को खाना जारी रखता है। उस ड्रैगन के बच्चे ने उस कछुए का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था और अभी भी वो उसे खाता जा रहा था। आर्यन उस बच्चे को रोकने के लिए उस पत्थर के पास से खड़ा होता है और अपने चैंपियन के पास जाने लगता है। जैसे ही आर्यन उसको उठाने वाला होता है वो बीच में ही रुक जाता है और हैरानी से उसे ड्रैगन को देखने लगता है। इसको क्या हुआ, अब पहली बार ये मेरे पास आया था तब ये केवल 5 इंच का नजर आ रहा था, लेकिन अब ये 8 से 9 इंच का नजर आने लगा है। इसका मतलब ये जितना खाएगा उतना बड़ा होगा, और अभी भी यहाँ पर ये कछुआ, सांप और ये ड्रैगन भी है। अगर ये इन सबको खा लेता है तब ये कितना बड़ा हो जाएगा, मैं इसका अंदाजा भी नहीं लग सकता हूँ। अब मैं तुमको नहीं रोकूंगा, तुमको जैसे खाना है वैसे खाओ और जल्दी से इन तीनों को खाकर खत्म करो, फिर हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। आर्यन एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने ड्रैगन के बच्चे को कहता है। और कमल की बात यह थी कि वो ड्रैगन का बच्चा इस बार आर्यन की बातों पर रिएक्ट करता है और आर्यन की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिलता है और फिर उस कछुए को खाना शुरू कर देता है। ये बात तुमने बड़ी जल्दी मान ली, आर्यन हल्के गुस्से के साथ उस ड्रैगन से कहता है और वापस उसी पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है। आर्यन ने पहले ही अपनी तलवार और अपने कवच को अपने सिस्टम में भेज दिया था, क्योंकि अभी आर्यन को यहाँ पर कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। आर्यन ने सोचा जब इसकी जरूरत होगी तभी इनको मैं बाहर निकलूंगा। आर्यन उसी पत्थर के पास बैठकर सोचता है तो इसको मेरी सारी बात समझ में आती है, लेकिन ये उसी बात पर रिएक्ट करता है जो इसे पसंद हो। चलो मुझे ये तो पता चला कि ये मेरी बात समझता है, मुझे लगा था कि मैं ऐसे ही इसे बोल रहा हूँ, मैं बाद में इसको अपना कहना मानना सिखा दूंगा ताकि ये ठीक से मेरी बात माने। आर्यन उस ड्रैगन के बच्चे को जितना हो सके उतना खिलाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं जानता था अगर वो एक बार यहाँ से निकल गया तो वो कब किसका शिकार करेगा और कब इसको खाने को कुछ मिलेगा। वैसे आर्यन मन ही मन में सोच रहा था अगर ये ड्रैगन का बच्चा ये सारा खाना खाने के बाद इतना बड़ा हो जाए कि खुद शिकार कर ले तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। ये अपना शिकार खुद करेगा और खुद ही अपने आप को बड़ा करता रहेगा, ऐसे में मुझे इसको खिलाने की कोई चिंता नहीं होगी। और मुझे देव आश्रम में जाकर स्पेशल ड्रैगन के बारे में भी जानना है कि इस स्पेशल का क्या मतलब है और ये क्या क्या कर सकता है। आर्यन को उसे छोटे बच्चे को ऐसे खाता हुआ देख उसे भी भूख लगने लगी, लेकिन आर्यन के पास कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए आर्यन इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र उस फल पर जाती है जिसके लिए ये सारी लड़ाई हुई थी। आर्यन सोचता है क्या मुझे ये फल खाना चाहिए या नहीं। 38 यूजलेस फ्रूट। अब जब उस फल को खाने वाला और कोई नहीं था तो आर्यन को उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। आर्यन को महसूस हो रहा था अगर वो इस फल को नहीं खाएगा तो इन तीनों की मौत जाया चली जाएगी। इन्होंने इसे एक फल के लिए ही अपनी जान दी थी और बिना खाए पता भी नहीं चलेगा कि ये फल करता क्या है। महारक्षक मैं अब आगे, ये सोचने के बाद आर्यन उस फल के पास जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। वो एक नीले रंग का पारदर्शी फल था जिसके अंदर से नीली ही चमक बाहर आ रही थी। आर्यन एक लंबी सांस लेता है और उस फल को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उस फल की नीली चमक बंद हो जाती है और वो बस एक हल्के नीले रंग का फल ही नजर आ रहा था जो देखने में किसी फुटबॉल की गेंद जैसा था। फिर आर्यन उस फल को लेकर उसी पत्थर के पास चला जाता है और वहां बैठकर उस फल को खाने के लिए तैयार हो जाता है। आर्यन उस फल को खाने से पहले अपने ड्रैगन को देखा है जो अभी भी कछुए को ही खा रहा था और अब वो ड्रैगन देखने में 15 इंच का नजर आने लगा था। फिर आर्यन हिम्मत करके उस फल की एक बाइट लेता है और फल की एक बाइट लेते ही आर्यन के मुंह के अंदर एक ऐसा स्वाद घुल जाता है जो आर्यन को मदहोश करने लगता है। आर्यन को उस फल को खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो उसे और खाने लगता है। लगभग 15 मिनट में ही आर्यन उस फल को पूरा खा जाता है। फल को खाने के बाद आर्यन खुद को देखा है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फल को खाने के बाद भी उसे अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा था। फिर आर्यन को समझ में नहीं आता कि क्यों एक ऐसे फल के लिए यहाँ पर इतनी लड़ाई हुई थी।
लेकिन आर्यन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने ड्रैगन की ओर जाने लगता है। जैसे ही आर्यन 2 कदम चलता है तो उसके शरीर के अंदर एक गर्म ऊर्जा आने लगती है। आर्यन को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। आर्यन की हाथों की नसें बाहर नजर आने लगती है। आर्यन की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आर्यन की पूरी बॉडी पसीने में भर जाती है। आर्यन लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे ये फल करने क्या वाला है मेरे साथ। लेकिन फिर आर्यन के गले से आवाज आनी भी बंद हो जाती है और आर्यन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। आर्यन का पूरा शरीर लाल हो जाता है और उसके बाद आर्यन के सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द इतना तेज था मानो कोई हथौड़े से वार कर रहा हो। आर्यन से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए आर्यन अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े हुए था ताकि जितना हो सके उतना दर्द कम हो सके। लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। आर्यन को ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो उसके दिमाग को खा रहा है, लेकिन उसे इसे ठीक करना भी नहीं आ रहा था। आर्यन अपने ड्रैगन से मदद मांगना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती। आर्यन की पूरी बॉडी सुन पड़नी शुरू हो जाती है। आर्यन अपने मन से भी उसे ड्रैगन को अपने पास नहीं ला पा रहा था। उस ड्रैगन ने कछुए का पूरा मीट खा लिया था और अब वो सांप की ओर जाकर उसे खाना शुरू कर दिया था। आर्यन को उसे देखकर गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो उसकी मदद करने के बजाय खाने में लगा हुआ था। उसने एक बार भी आर्यन की तरफ नहीं देखा था और अपना पूरा मुंह सांप के मीट के अंदर डाल रखा था। पल पल उस ड्रैगन का साइज भी बढ़ता जा रहा था जो देखने में है अब 20 इंच का नजर आने लगा था। आर्यन जहां पर तड़प रहा था वही वो ड्रैगन मजे से खा रहा था। फिर आर्यन से और दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने के बाद भी उसके शरीर में वैसी ही हरकतें होती रहती है जैसी पहले हो रही थी। उसका पूरा शरीर लाल नजर आ रहा था और उसकी नसें बाहर की ओर साफ देखी जा सकती थी। एक लंबे समय तक आर्यन बेहोश ही रहता है। शायद आर्यन की किस्मत अच्छी थी इसलिए वहां और कोई बीस्ट नहीं आता जो उस पर हमला करे। आर्यन वही पत्थर के पास पड़ा रहता है। उस गुफा के अंदर समय का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था क्योंकि उस गुफा का नीला रंग अभी भी बरकरार था। उस फल के टूटने के बाद भी उस गुफा की नीली चमक खत्म नहीं हुई थी, इसलिए जब से आर्यन यहाँ आया था उसे समय का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसे यहाँ कितने दिन हो गए हैं। समय के साथ आर्यन का शरीर ठीक होने लगता है, उसकी फूली हुई नसें नॉर्मल हो जाती है और उसका लाल शरीर भी अब पहले जैसा नजर आने लगा था। उसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले वो मरने की हालत में था, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया था। जब आर्यन को होश आने लगा तब उसके लिए मानो सारी दुनिया ही बदल गई हो। अब आर्यन को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, अब वो पहले जैसा महसूस कर रहा था। आर्यन धीरे से खड़ा होकर पत्थर के सहारे बैठ जाता है और अपने आप को देखने लगता है कि वो ठीक तो है या नहीं, लेकिन उसे खुद में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ देर पहले जो हुआ वो सच था भी या नहीं, क्योंकि एक ही पल में उसके लिए सब कुछ ठीक हो गया था। आखिरकार उस फल ने मेरे साथ किया तो किया, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए कि उसे मेरे अंदर क्या फर्क पड़ा है। आर्यन खुद के हाथों को देखते हुए सोचता है। फिर आर्यन एक मुक्का बनता है और एक पत्थर पर मार देता है, लेकिन पत्थर पर मुक्का लगते ही आर्यन के हाथों में दर्द होने लगता है और वो अपने हाथ को पीछे करके पकड़ लेता है। अब ये क्या मजाक है, मेरे अंदर तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा, मुझे अभी भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। ये फल तो बिल्कुल बेकार था, पता नहीं इस घटिया फल के लिए वो तीनों आपस में क्यों लड़ रहे थे, मैं तो इसके लिए कभी नहीं लड़ता। जब आर्यन खुद को ठीक महसूस करने लगता है तो वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। फिर आर्यन की नजर उस सांप पर पड़ती है जहां पर अभी वो नहीं था और ना ही बोर्ड ड्रैगन था। उस ड्रैगन ने कछुए को तो पहले की पूरा खा लिया और अब वो सांप भी गायब था। फिर आर्यन उस बड़े ड्रैगन की तरफ देखा है जो अभी भी वहीं पर है, लेकिन आर्यन को उस ड्रैगन के पीछे से आवाज आती हुई सुनाई देती है। आर्यन उस पत्थर के पास से खड़ा होता है और ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। जब आर्यन उस बड़े ड्रैगन के पीछे देखा है तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। ऐसा कैसी हो सकता है, मैं कितनी देर से बेहोश था और यहाँ पर हुआ क्या इतनी देर में, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। आर्यन उस बड़े ड्रैगन के पीछे के हाल को देखते हुए कहता है। 39 मिस्टीरियस ड्रैगन। उस बड़े ड्रैगन के पीछे का पूरा हिसाब गायब था और जिसे वो गायब किया था वो भी वहीं पर था। वो और कोई नहीं आर्यन का ड्रैगन चैंपियन था जो आर्यन के बेहोश होने पर भी उन बीस्ट को ही खा रहा था। महारक्षक, मैं अब आगे, अब वहां बस आधा ड्रैगन ही बचा हुआ था, बाकी का सारा मीट उस छोटे ड्रैगन ने खा लिया था। जब आर्यन देख रहा था तो वो छोटा ड्रैगन आर्यन की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखने लगता था। उस छोटे ड्रैगन की गर्दन पूरी खून से भरी हुई थी और उसके मुंह के अंदर अभी भी मीट के टुकड़े थे। आर्यन इस बात से हैरान नहीं था कि उस ड्रैगन के पीछे उसी का ड्रैगन मौजूद है, बल्कि आर्यन तो इस बात से हैरान था कि वो छोटा ड्रैगन जो एक समय में केवल 5 इंच का नजर आ रहा था अब वो 3 फुट का हो गया है। आर्यन यहाँ से बाहर भी नहीं गया और उससे पहले ही वो ड्रैगन इतना बड़ा हो गया है। तुम कब से खा रहे हो और मैं यहाँ कब से बेहोश था, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। मैं वहाँ उसे टाइम में दर्द से तड़प रहा था और तुम बस खाने में मगन थे, आकर थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खाने से मतलब है। आर्यन उस ड्रैगन को डांटे हुए कहता है। आर्यन की बात सुनकर वो ड्रैगन अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है और कुछ नहीं करता। आर्यन सोचता है इसको कुछ भी कहना बेकार है, ये कुछ नहीं समझने वाला, इसलिए आर्यन उसे कहता है अब रुक क्यों हो, ये बाकी ड्रैगन जल्दी खत्म करो फिर हमें यहाँ से निकलना है। आर्यन सोचता है इसको कुछ भी कहना बेकार है, ये कुछ नहीं समझने वाला, इसलिए आर्यन उसे कहता है अब रुक क्यों हो, ये बाकी ड्रैगन जल्दी खत्म करो फिर हमें यहाँ से निकलना है। आर्यन की बात सुनकर वो ड्रैगन एक बार फिर से खाना शुरू कर देता है और आर्यन उसी को ही देखता रहता है। आर्यन अभी भी बेकफ फल के बारे में सोच रहा था जिसको खाने पर उसे इतना दर्द हुआ, लेकिन उसे उससे ज़रा भी फायदा नहीं हुआ। आर्यन को समझ में नहीं ही आ रहा था कि आखिरकार वो फल करता क्या है और उसे खाने से उसके अंदर बदलाव आए हैं भी या नहीं।
लगभग 3 घंटे के बाद वो बड़ा ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो आर्यन का ड्रैगन 3.5 फुट का नजर आने लगा था, जिसके पंख अब और भी मोटे और काले नजर आ रहे थे। फिर वो ड्रैगन अपना चेहरा साफ करता है और आर्यन को देखने लगता है। उसके बाद वो ड्रैगन हवा में देखता है और एक आवाज निकालता है और उससे आवाज के साथ हवा में आग आनी शुरू हो जाती है। वो आग उस ड्रैगन के मुंह से आ रही थी। वैसे तो वो आग इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी, लेकिन आर्यन इस बात से काफी खुश था कि एक बार अगर ये ड्रैगन बड़ा हो जाए तो ये उसी बड़े ड्रैगन की तरह अपनी आग छोड़ पाएगा। लेकिन फिर आर्यन को अचानक से एक शॉक लगता है और उसका मुंह हारने से फिर से खुल जाता है, क्योंकि आर्यन का ड्रैगन 3.5 फुट से छोटा होना शुरू हो गया था। वो देखते ही देखते वापस 5 इंच का नजर आने लगा था और फिर वो उड़ते हुए आर्यन के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। आर्यन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है ये क्या हुआ, अभी ये अचानक से छोटा कैसे हो गया। आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उन तीनों बीस्ट को खाने के बाद अपनी हाइट बढ़ाई थी और अब वापस से वो छोटा हो गया है। आर्यन को नहीं पता था कि अब वो वापस से बड़ा हो भी सकता है या नहीं। आर्यन फिर उस ड्रैगन को वापस से बड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन वो ड्रैगन आर्यन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और आर्यन के कंधों पर ही सो जाता है। आर्यन उसको कई बार बोलता है, लेकिन वो आर्यन की एक बात भी नहीं मानता। आर्यन गुस्से में उसे अपने सिस्टम में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में भी नाकाम हो जाता है। आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि किसी भी बीस्ट को एक बार अपने सोल में डालने के बाद अपनी मर्जी से उसे बाहर निकाल सकते हैं और वापस अंदर डाल सकते हैं। पहले भी आर्यन ने उस ड्रैगन को अपने सोल से बाहर निकाला था और अब वो वापस नहीं जा रहा था। ऐसे में वो ड्रैगन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये आर्यन के लिए एक बड़ा सवाल बनता जा रहा था। मैं इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता। अगर किसी को पता चल गया कि ये एक फाइनल लेवल का स्पेशल ड्रैगन है तो कोई ना कोई इसको छीनने की कोशिश करेगा। मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि इस गुफा में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ये नई तलवार और कवच भी अकेले में ही इस्तेमाल करने होंगे, नहीं तो मेरे ऊपर खतरा हो सकता है। मैं सबको कैसे समझाऊंगा कि ये तीनों मुझे कैसे मिले। आर्यन अपने ड्रैगन को देखते हुए सोचता है। फिर आर्यन फैसला कर लेता है कि उसे अब यहाँ से चलना चाहिए और वापस से देव आश्रम जाने के बाद वो इंटरनेट पर देख लेगा कि ये स्पेशल ड्रैगन करता क्या है। ये सोचकर आर्यन गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन आर्यन के पास एक सवाल था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ 2 रास्ते थे। फिर आर्यन उस रास्ते से जाने की सोचता है जिससे वो ड्रैगन अंदर आया था। आर्यन अंदाजा लगा सकता था कि वो ड्रैगन उस गुफा में तो नहीं रहता होगा, वो बाहर से ही आया होगा और वो जहाँ से भी आया होगा वहाँ से अपना रास्ता उसने बना लिया होगा, इसलिए ये रास्ता उससे बाहर निकल सकता है। ये सब सोचने के बाद आर्यन उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और वो ड्रैगन अभी भी आराम से आर्यन के कंधों पर ही सो रहा था। आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इस ड्रैगन का इस्तेमाल तभी करेगा जब इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन जब उसे पता चल गया कि ये ड्रैगन किसी काम का नहीं है, तब आर्यन ने ये फैसला कर लिया कि जब भी वो किसी बीस्ट को मारेगा तब ये ड्रैगन पीछे से उसकी बॉडी को हटाने का काम करेगा। इससे किसी को ये पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर कोई शिकार हुआ है या नहीं। ऐसे में आर्यन को उनकी बॉडी साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आराम से अपना काम कर पाएगा। जब आर्यन उस रास्ते पर जाना शुरू कर देता है तब वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस ड्रैगन ने वहाँ के काफ़ी पत्थर को तोड़ दिया था और वो गुफा काफ़ी हद तक टूटी हुई नजर आ रही थी। और अब आर्यन को और भी ज़्यादा उम्मीद होती जा रही थी कि वो इस गुफा से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो गुफा बिल्कुल सीधी जा रही थी। हालांकि आर्यन ऊंचाई पर था, लेकिन फिर भी वो सीधा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। पत्थरों की वजह से उसे फिसलने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वो बिना डर के चल रहा था। अब आर्यन उस ड्रैगन की ताकत का अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था जिसने इन पत्थरों में अपना खुद का ही रास्ता बना लिया हो। जब आर्यन आगे जाता रहता है तो उसे सामने से सफ़ेद रोशनी आती हुई नजर आने लगती है। उससे आर्यन समझ जाता है कि उस रास्ते से वो बाहर की ओर ही जा रहा है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे आर्यन एक बार के लिए घबराने के लिए मजबूर हो जाता है। आर्यन को उस रोशनी में से 2 परछाइयां आती हुई नजर आ रही थी और वो तेजी से उसी की तरफ ही आ रहे थे। आर्यन को उनका चेहरा तो नहीं देख रहा था, लेकिन वो उनके हाथों के हथियार जरूर देख सकता था। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि इस गुफा में कौन आ सकता है। चफौटी सेल द ड्रैगन। आर्यन जब सोच ही रहा था तब वो दोनों परछाई उसकी तरफ आ जाती है। महारक्षक, मैं अब आगे। रोशनी की वजह से आर्यन उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। फिर आर्यन को एक लड़की की आवाज़ आती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। आवाज़ सुनने के बाद आर्यन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि सामने कोई इंसान ही है। फिर आर्यन उसको कहता है, मैं यहाँ गलती से आ गया था और अब रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यहाँ से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम रास्ता भूल भी गए हो तो तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो, वो दूसरी परछाई कहती है। और इस बार आर्यन को ये आवाज़ एक लड़के की सुनाई देती है। सही कहा तुमने, मैं इस गुफा में जानबूझकर नहीं आया बल्कि एक बीस्ट से बचने के लिए इसके अंदर गया था और फिर वो रास्ता बंद हो गया और तब से मैं इसी गुफा के अंदर घूम रहा हूँ। आर्यन उनको बताता है और फिर उनके सामने से हटकर दूसरी तरफ हो जाता है ताकि वो उनका चेहरा देख सके। दूसरी तरफ होने पर आर्यन अब उनको साफ देख सकता था। उन दोनों में से एक लड़की थी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। उस लड़की ने सिल्वर रंग का कवच पहन रखा था और अपने हाथ में एक खंजर पकड़े हुए थे। दूसरी तरफ वो लड़का देखने में ठीक ठाक नजर आ रहा था और उसने सफ़ेद कवच पहन रखा था और हाथ में एक काली तलवार पकड़ रखी थी। वो दोनों देखने में काफ़ी ताकतवर नजर आ रहे थे, इसलिए आर्यन उनसे किसी तरह का पंगा नहीं करना चाहता था। आर्यन उनकी मदद लेने की सोच रहा था ताकि वो यहाँ से देव आश्रम तक सुरक्षित जा सके। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, वो लड़का पूछता है। मेरा नाम आर्यन शर्मा है। फिर आर्यन उसको अपना नाम बताता है और उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। आर्यन का सवाल सुनकर वो लड़का उस लड़की को देखता है और वो लड़की उसको बोलने का इशारा करती है।
मेरा नाम कबीर अग्रवाल है और ये मेरी छोटी बहन निशा अग्रवाल है। हम दोनों यहाँ शिकार के लिए आए थे और आज से काफ़ी टाइम पहले इस गुफा में हमने एक छोटा पड़े देखा था। अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं, अब तक तो उस पर फल आ गया होगा। कबीर की बात सुनकर आर्यन हैरान हो जाता है। ये दोनों जिस फल के लिए आए थे उसको तो मैंने पहले ही खा लिया। अगर इनको पता चला कि वो फल यहाँ नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। वैसे इन दोनों को इस फल के बारे में पता होगा, मुझे पूछ लेना चाहिए। जैसे ही आर्यन कुछ बोलने वाला था इतने में कबीर ने कहा, तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, बाद में हम तुमको जहाँ जाना होगा वहाँ छोड़ देंगे, या अकेले जाना है तो तुम्हारी मर्जी। कबीर कहता है और निशा के साथ गुफा के अंदर की ओर जाने लगता है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो अकेले जाऊंगा, बाहर कितने बीस्ट है और मुझे रास्ता भी नहीं पता, आर्यन सोचता है और कबीर के पीछे जाने लगता है। वैसे एक बात बताओ, ये फल जिसके लिए तुम जा रहे हो असल में वो फल करता क्या है? आर्यन हिम्मत करके कबीर से उसके बारे में पूछ ही लेता है। कबीर बिना आर्यन की तरह देखे उसे कहता है, ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, ये फल सैकड़ों सालों में एक बार की लगता है। वैसे इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, जब भी इस पर फल लगते हैं तब कोई ना कोई बीस्ट इंसानों से पहले ही उसको खा जाते हैं, इसलिए किसी को ठीक से तो नहीं पता कि वो फल करता क्या है। लेकिन इतना जरूर पता है कि वो फल इंसान को अंदर से मजबूत करता है। उस फल को खाने के बाद इंसान के सीखने और सहनशीलता की ताकत बढ़ जाती है। उसके बाद वो कोई भी स्किल सीख सकता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उसको सीखने की क्षमता एक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे कबीर आर्यन को बता रहा था वैसे वैसे आर्यन हैरान हो रहा था, क्योंकि जिस फल को आर्यन बेकार समझ रहा था असल में वो फल किसी वरदान से काम नहीं है। फल को खाने के बाद वो अपने आप को और भी बेहतर बना सकता है। जहां कबीर सामने की ओर देखकर चल रहा था वहीं निशा की नज़र आर्यन पर थी। जब आर्यन निशा की तरफ देखता है तो वो भी उसको ही देखने लगता है। फिर आर्यन को पता चलता है कि वो उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके ड्रैगन की तरफ देख रही है जो अभी उठ गया है और उसी के कंधे पर बैठा हुआ है। इतने में निशा आर्यन से पूछ ही लेती है, वैसे तुम्हारे पास ये ड्रैगन क्या कर रहा है? निशा के मुंह से ड्रैगन नाम सुनकर कबीर भी आर्यन की तरफ देखने लगता है जिसके कंधे पर एक ड्रैगन बैठा हुआ है। पहले कबीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया था लेकिन अब वो उसको देखे बिना नहीं रह पा रहा था। फिर कबीर भी आर्यन के बोलने का इंतजार करने लगता है। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि ये एक फाइनल लेवल का स्पेशल ड्रैगन है और ये मुझे इसी फल की वजह से मिला था, मुझे इनको कोई झूठ ही बोलना होगा। आर्यन सोचता है, फिर एक कहानी सोचकर उनको बताने लगता है। ये ड्रैगन ऐसे ही है, ये कोई खास नहीं है, ये बस लेवल 2 का ही ड्रैगन है। ये कुछ टाइम पहले एक शिकार पर मुझे मिला था और उस टाइम से ये मेरे साथ है। ये किसी काम का नहीं है, ये इतना छोटा है कि ये लड़ भी नहीं सकता और ना ये कोई मदद करता है। आर्यन उन दोनों को बताता है। आर्यन की बात सुनकर निशा उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये ड्रैगन मुझे बेच दो, मैं इसके बदले बड़ा इनाम दूंगी। निशा की बात सुनकर आर्यन बिना कुछ सोचे ही मना कर देता है। वो इस ड्रैगन को किसी को नहीं देना चाहता था। आर्यन को मना करते हुए देख कबीर एक भरी सी आवाज में कहता है, मेरी बहन ने कहा ना, इसके बदले तुमको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। अगर तुमको और कुछ चाहिए तो बताओ और ये ड्रैगन हमें दे दो। नहीं, मैं ये आपको नहीं दे सकता, ये बस कोई ड्रैगन नहीं है, ये मेरा दोस्त भी है और ये काफ़ी टाइम से मेरे साथ है। ये कुछ ना भी करे तो भी ये मेरे पास ही रहेगा। आर्यन अपने ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हारा दोस्त है तो क्या हुआ, हम कौन सा इसके साथ कुछ कर रहे हैं? हम इसको तुमसे भी अच्छी तरह रखेंगे। तुमने तो इसको कुछ खाने को ही नहीं दिया होगा, इसलिए अभी तक ये इतना छोटा है। हम इसको काफ़ी कुछ खाने को देंगे जिससे ये कुछ बड़ा हो जाएगा, कबीर आर्यन से कहता है। कबीर की बात सुनकर आर्यन अपने ड्रैगन की तरफ देखता है और मन ही मन में बोलता है, आज मैंने इसको जितना खाने को दिया है उतना तुम कभी नहीं दे सकते, इसको कितना भी खाने को दो ये छोटा ही हो जाएगा। फिर आर्यन एक बार और मना कर देता है और कहता है, इसकी हाइट इतनी ही है, ये बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम इसको लेने की मत सोचो। ये बात सुनकर निशा उदास हो गई थी और अब कबीर को ये किसी भी कीमत पर चाहिए था। कबीर कहता है, मैं इस ड्रैगन के बदले तुमको एक लेवल 5 डेविल ब्लड का कुछ दूंगा, इसलिए एक बार फिर सोच लो। ये सुने के बाद तो आर्यन और भी हैरान हो जाता है।